हाँ जी। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स केमिस्ट्री जंक्शन पर। तो बेटा, आज का जो टॉपिक रहने वाला है क्लास 12th के लिए, एटम्स। तो बच्चा, एटम्स है क्या? देखिए यार, हर एक चीज़ ना एटम से मिलके बनी है, यानी एक बिल्डिंग ब्लॉक है। तो इसके बारे में पढ़ना तो बनता है ना। ठीक है, चलो इसको पढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा आइडिया दे दूं कि एटम की बहुत सारी थ्योरीज आई हमारे पास। सबसे पहले जे थॉमसन जी आए, उन्होंने अपना मॉडल दिया। फिर रदरफोर्ड जी आए, उन्होंने अपना मॉडल दिया। फिर बोहर जी आए, उन्होंने अपना मॉडल दिया। और सभी मॉडल्स कैसे कैसे थे, सबके बारे में हम लोग वन बाय वन स्टडी करने वाले हैं। चलिए करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले जो हमारा मॉडल रहने वाला है बच्चा, जे थॉमसन का। जे थॉमसन, देख जे थॉमसन के अकॉर्डिंग जो एटम है ना, वो ऐसा था जैसे तरबूज के अंदर बीज रहता है। तरबूज लेकर आए हम लोग, और तरबूज को बीच में से कट करके देखेंगे तो क्या दिखेगा आपको? एक रेडिश पार्ट, और उसके बीच में कहीं कहीं बीज दिखते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं कि ये तरबूज लेकर आए और उसके अंदर हम लोग ये रेडिश पार्ट सेट कर दें। चलिए भाई, तरबूज का नाम लेते ही अगर आपके मुंह में पानी आ गया हो तो 2 मिनट के लिए कंट्रोल रखिए। चल, ये हमारा तरबूज था। इसके बीच में कहीं कहीं क्या है बच्चा? इलेक्ट्रॉन जैसे बीज रहते हैं। और इसका जो अंदर का रेडिश पार्ट है ना बच्चा, वो क्या है? पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। कैसा है? पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। ये जे थॉमसन जी ने बताया था। और इसके अंदर इसको ऐसे अरेंज किया गया कि ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। और यहां पर जो रेडिश पार्ट जो था तरबूज का, वो कैसा है बच्चा? पॉजिटिव पार्टिकल है। उनको ऐसे अरेंज कर दिया गया ताकि इनके बीच में जो रिपल्सिव फोर्स लग रही थी वो एक दूसरे को क्या कर दे? बैलेंस। कैसे? जैसे भाई ये वाला इलेक्ट्रॉन इस वाले इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा, तो यहां पर पॉजिटिव ऐसे सेट कर दिए गए कि उनको क्या कर दे? वो बैलेंस कर दे। ठीक है, तो 1911 तक ये मॉडल बड़ा अच्छे से चलता रहा। लोगों ने इस बात को अच्छे से समझा, माना, और यही चीज मान ली गई। और ये इन्होंने बताया भी था कि ये न्यूट्रल है। हाँ ठीक है सर, न्यूट्रल है। बट उसके बाद एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया जिसको बोला गया अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। कौन सा बच्चा? अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। उसके अंदर एक्चुअल में क्या हुआ था कि यहां से अल्फा पार्टिकल क्या थे? पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल थे। आगे चल के हम लोग उसके डिटेल से बात करने वाले हैं। जैसे ही अल्फा पार्टिकल यहां पर स्ट्राइक किए गए तो कुछ अल्फा पार्टिकल वापस उसी डायरेक्शन में आ गए। मतलब वो टोटली डिफ्लेक्ट हो गए। डिफ्लेक्ट इन द सेंस कि जैसे गए, जैसे दौड़े दौड़े जा रहे हो, रास्ते में शेर दिख जाए तो तुम लोग क्या करोगे? शेर को देखते ही ब्रेक लगाओगे और वापस से दौड़ना स्टार्ट करोगे। सिमिलर कंडीशन के अंदर ये अल्फा पार्टिकल के साथ हुआ। और जे थॉमसन जी इस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे कि ऐसा क्यों हुआ। ठीक है, और क्या नहीं एक्सप्लेन कर पाए थे? यहां पर जो स्पेक्ट्रम लाइन थी उसके बारे में भी आइडिया नहीं दे पाए थे। अच्छा, स्पेक्ट्रम के बारे में हम लोग यूं बात कर लेंगे, स्पेक्ट्रम है क्या? देखिए यार, अगर हम लोग बात करें कि आपकी फिंगरप्रिंट से सब कुछ आइडेंटिटी आ जाती है, ठीक है। सिमिलरली जो रेडिएशन निकल रहे हैं ना, उनकी आइडेंटिटी बताने के लिए हम लोग किसका यूज करने वाले हैं? रेडिएशन का। रेडिएशन ये चीज़ बता देगा कि उसकी वेवलेंथ कितनी है। ये सब कौन बताएगा? रेडिएशन। तो ये दो चीज़ें एक्सप्लेन नहीं कर पाए। इसके लिए जो इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पे आने वाला है वो कौन था बच्चा? वो आया रदरफोर्ड जी का। रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के अंदर सबसे पहली जो इंपॉर्टेंट बात है वो क्या है बच्चा? वो ये है कि हम लोग हीलियम की बात करने वाले हैं, अल्फा पार्टिकल की बात करने वाले हैं। अल्फा पार्टिकल पहले है क्या, इसको जान लें। हीलियम के अंदर से अगर मैं 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लूं तो हीलियम 2+ बच जाएगा। बिल्कुल। अगर इस हीलियम 2+ की बात करूं तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? अल्फा पार्टिकल बोलते हैं। और इसके ऊपर चार्ज की बात करी जाए तो चार्ज कितना होगा मेरे भाई? चार्ज होगा 2e के बराबर। क्यों होगा 2e के बराबर? क्योंकि 2 प्रोटॉन इसके पास बढ़ गए और एक प्रोटॉन के ऊपर चार्ज होता है e, तो 2 प्रोटॉन के ऊपर चार्ज हो जाएगा कितना? 2e। और ये कैसा है? पॉजिटिव। और मास की बात करें तो अल्फा पार्टिकल के ऊपर जो मास रहने वाला है वो हीलियम एटम का जितना मास था ना उसके इक्वल रहने वाला है। और जो कि अप्रोक्स कितना रह जाएगा? 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन। ठीक है। अच्छा चलिए, ये चीज़ें अगर हम लोग कवर कर चुके हैं तो उसके बाद हम लोग जो एक्सपेरिमेंट था उस सेट को एक्सपेरिमेंटली चेक करते हैं कि क्या क्या चीज़ें हम लोगों को पढ़ने को मिली थी। एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट लिया गया जहां से
हीलियम पार्टिकल निकल रहे हैं। कौन निकल रहे हैं बच्चा? हीलियम पार्टिकल। यहां पर क्या रख दिया? एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट, और यहां से हीलियम पार्टिकल निकलेंगे, और यहां पर एक गोल्ड लीफ सेट कर दी गई। क्या बोला गया? गोल्ड लीफ। अच्छा, गोल्ड लीफ का मतलब क्यों गोल्ड लीफ ही क्यों ली गई? क्योंकि गोल्ड ना बहुत ज्यादा पतला किया जा सकता है। जैसे आप ऑर्नामेंट्स पहनते हो, सुंदर सुंदर जो ऑर्नामेंट्स पहनते हो, क्या एक्चुअल में उनका इतना वेट होगा? क्या वेट ज्यादा नहीं होता। उनको हम लोग शेप ऐसे दे देते हैं कि वो पतला हो सकता है, बहुत हैवी दिख सकता है, वेट ज्यादा नहीं होता। सिमिलर मैनर के अंदर हम लोगों ने क्या ले लिया? यहां पर गोल्ड लीफ ले ली, और उसके बाहर एक स्क्रीन सेट कर दी जिसको जिंक सल्फेट से कोटेड कर दिया गया, ZnS से। और जैसे यहां से अल्फा पार्टिकल स्ट्राइक किए, यहां से जैसे अल्फा पार्टिकल आए, तो ये चीज ऑब्जर्व करी गई कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल बिना डिफ्लेक्ट किए यहां पर स्ट्राइक कर रहे थे। स्ट्राइक का कैसे पता चला? जैसे ही अल्फा पार्टिकल यहां से जा रहे थे ना, तो यहां पर एक स्पार्क प्रोड्यूस हुआ। इस जिंक सल्फेट की कोटिंग की वजह से एक स्पार्क प्रोड्यूस हुआ, जिसको एक डिटेक्टर की हेल्प से डिटेक्ट किया गया कि कहां स्पार्क प्रोड्यूस हो रहे हैं। जहां जहां स्पार्क प्रोड्यूस हुआ उन सभी वैल्यूज को नोट किया गया। और जैसे ही उन्होंने नोट करा तो उन्होंने ये चीज देखी कि क्या देखा उन्होंने कि मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल क्या हुए? बिना डिफ्लेक्ट करे, विदाउट डिफ्लेक्शन, यानी स्ट्रेट गए। और 0.14%, 0.14% का मतलब थोड़े से पार्टिकल होंगे। थोड़े से अल्फा पार्टिकल ऐसे थे जो 1 डिग्री से ज्यादा डिफ्लेक्ट हुए। कितने डिग्री से? 1 डिग्री से। 1 डिग्री से ज्यादा डिफ्लेक्शन का मतलब, मान ले ये यहां पर आकर गिरा, तो ये एंगल कितना है? ये थीटा। ये थीटा कितना है? ये 1 डिग्री के बीच बीच में रहा। और 8000 में से एक पार्टिकल ऐसा था जो 90 डिग्री से ज्यादा डिफ्लेक्ट हो रहा था। 90 या 90 से ज्यादा। अच्छा, 90 से ज्यादा की बात करें तो सर कैसे होगा? 90 से ज्यादा की बात करें तो अगर मैं इसी लाइन को वापस से रिपीट करूं कि ये इधर ना जाकर ऐसे चला गया, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? ये 90 से ज्यादा हो जाएगा। एक्चुअल में अल्फा पार्टिकल को जाना सीधा चाहिए था, लेकिन कितना मुड़ गया? 90 से ज्यादा मुड़ गया। ये उनकी ऑब्जर्वेशन थी। चलिए, इन ऑब्जर्वेशन को हम लोग अच्छे से ग्राफिकली जो सेटअप था वो एक बार दिखाकर सेट करवाता हूं। देख, सबसे पहले इस सेटअप को देखिए। यहां पर क्या लिया गया? रेडियो एक्टिव एलिमेंट लिया गया जो अल्फा पार्टिकल का सोर्स था। यहां से अल्फा पार्टिकल गए, यहां पर एक गोल्ड लीफ ली गई, और गोल्ड लीफ के बाद यहां पर जो स्क्रीन है जिंक सल्फेट से कोटेड है, और यहां पर जहां जहां स्पार्क प्रोड्यूस हुआ उन रीडिंग्स को नोट किया गया। ठीक है, ये सारी रीडिंग किसकी हेल्प से देखी? डिटेक्टर की हेल्प से। और उसके बाद उन्होंने जो ग्राफ प्लॉट करा, उस ग्राफ के बारे में भी थोड़ा आइडिया ले लें कि क्या ग्राफ था। इन्होंने जो अल्फा पार्टिकल स्ट्राइक करवाए थे उनके नंबर्स वर्सेस डिफ्लेक्शन की बात करी कि कितना डिफ्लेक्ट हुआ। देख, ये इस वाली एक्स एक्सिस के ऊपर हम लोगों ने ले लिया कि कितना एंगल डिफ्लेक्ट हुआ, यानी सीधा जा रहा है, कितना मुड़ गया, कितना डिग्री टर्न हो गया, वो यहां पर एंगल ले लिया गया। और इस वाली वाई एक्सिस के ऊपर हम लोगों ने ले लिया कि कितने नंबर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल यहां पर स्ट्राइक किए। तो ये चीज ग्राफ ऐसे डिक्रीज हो गया। जैसे जैसे हम लोग देख रहे हैं कि जैसे थीटा कम है तो नंबर्स बहुत ज्यादा हैं, और जैसे जैसे थीटा बढ़ता जा रहा है नंबर कम होते जा रहे हैं, है ना। तो ये चीज हम लोग जैसे पहली स्लाइड के अंदर बात कर चुके थे कि भाई मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल बिना डिफ्लेक्ट करे जाएंगे, और 0.14% ही ऐसे पार्टिकल होंगे जो 1 डिग्री से ज्यादा डिफ्लेक्ट करेंगे, और 8000 में से एक पार्टिकल ऐसा होगा जो 90 डिग्री से ज्यादा डिफ्लेक्ट करेगा। ये सब करने के बाद इससे क्या क्या चीजें, कंक्लूजन क्या क्या निकलता है वो देखते हैं। देख, मोस्ट ऑफ द स्पेस एम्प्टी था। हाँ, इससे क्या कंक्लूजन निकला? इससे ये कंक्लूजन निकला मेरे भाई कि उस जगह पर जो एटम जिसके ऊपर हम लोगों ने अल्फा पार्टिकल गिराए थे गोल्ड के ऊपर, उस एटम के अंदर मोस्ट ऑफ द स्पेस कैसा है? एम्प्टी है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं कहूं कि मेरे सामने एक विंडो है और मेरे को नहीं पता कि विंडो का साइज कैसा है, छोटी है बड़ी है, और मेरे पास नंबर्स ऑफ बॉल मेरे हाथ के अंदर है, और मैं बॉल लेके ऐसे फेंक रहा हूं उसके ऊपर। किस पे फेंक रहा हूं? उस विंडो की तरफ। हालांकि मैं देख नहीं पा रहा उसको डार्क की वजह से, वटेवर जो भी आपको मानना है। और अगर मेरे को यूं लगा कि बहुत सारी बॉल बिना डिफ्लेक्ट करे चली गई, तो हम लोग क्या मानेंगे उससे? उससे ये चीज मान सकते हैं कि उसका जो मोस्ट ऑफ द स्पेस है वो एम्प्टी है।
ठीक है। और अगर हम लोगों ने कोई बॉल मारी और वापस मेरी तरफ आ गई, इसका मतलब यह हुआ कि बॉल को वहां पर किसी ने जोर से झापड़ मारा होगा, यानी जो फोर्स लगाई होगी, कौन सी फोर्स लगाई होगी, रिपल्सिव, जिसकी वजह से वापस आ गई। तो पहला कंक्लूजन ये देख कि मोस्ट ऑफ द स्पेस एम्प्टी है, ठीक है, और कुछ अल्फा पार्टिकल स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट हो रहे थे। क्यों डिफ्लेक्ट हो रहे थे? क्योंकि उसके सेंटर के ऊपर देख मोस्ट ऑफ द स्पेस कैसा है, एम्प्टी है, यानी उसका मतलब अगर मैं आपको यहां पर एटम सेट करके भी दिखाऊं तो देख ले मेरे भाई, ये देख, ये अपना एटम का सेंट्रल पार्ट और उसके बाद ये बाहर का पार्ट। ये चीज देखी गई कि मोस्ट ऑफ द स्पेस जो अंदर दिख रहा है वो कैसा है, एम्प्टी है, और यहां पर कंसंट्रेटेड फॉर्म के अंदर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है। ये कैसे पता चला कि कंसंट्रेटेड फॉर्म के अंदर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होंगे? देख तूने 8000 अल्फा पार्टिकल गिराए थे, हाँ, 8000 अल्फा पार्टिकल में से एक पार्टिकल ऐसा था जो 90 या 90 डिग्री से ज्यादा डिफ्लेक्ट कर रहा था। वो कब डिफ्लेक्ट कर पाएगा? तो देख ये अल्फा पार्टिकल के ऊपर चार्ज कैसा है सर, पॉजिटिव है, और पॉजिटिव वापस क्यों आएगा? वापस तभी आएगा जब उसको कोई रिपेल करने वाला होगा, और रिपेल करने वाला कैसा होना चाहिए? स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। स्ट्रॉन्ग इन द सेंस कि यहां पर बहुत सारे पॉजिटिव चार्ज होने चाहिए। छोटा सा एग्जांपल देख, अगर मैं तेरे कहूं कि भाई आपको इस रास्ते से जाना है, आप जा रहे हो, और यहां पर एक छोटा सा, यूं कहें कि एक कोई छोटा शेर बैठा हुआ है ना, तो आप क्या करेंगे? अगर छोटा शेर है, यानी जिससे हम लोग नहीं डरते, एक पेट है, तो हम लोग क्या करेंगे? उसके साथ से निकल जाएंगे। और अगर ऐसा हुआ कि हम लोग वापस से पलटी मार रहे हैं, इसका मतलब वो खूंखार शेर है जो क्या कर देगा? खा जाएगा, जिससे हम लोग डर गए, यानी गए वापस आ गए। डरेंगे कब? जब हम लोगों को उससे खतरा रहेगा। ये अल्फा पार्टिकल वापस क्यों आया? क्योंकि उसको इससे खतरा था। खतरा कब रहेगा? जब यहां पे एक खूंखार चीज रहने वाली है। खूंखार इन द सेंस कि जो पॉजिटिव है उसके जैसा ही यहां पर कुछ है, लेकिन बहुत ज्यादा हैवी क्वांटिटी के अंदर है। तो ये चीज उन्होंने प्रपोज किया कि सेंटर के ऊपर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है जो कि एक जगह पर कंसंट्रेटेड है। और एटम ओवरऑल कैसा है? एटम ओवरऑल न्यूट्रल है। न्यूट्रल है, इसका मतलब यह हुआ कि बाहर इलेक्ट्रॉन भी होंगे। ठीक है सर, बाहर क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन। और बाहर इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? उतने इलेक्ट्रॉन होंगे जितने पॉजिटिव पार्टिकल हैं। ठीक है। अब दूसरी बात, अगर ये इलेक्ट्रॉन यहां पर है तो क्या ये पॉजिटिव इसको अपनी तरफ फोर्स लगा रहे? बिल्कुल लगाएगा। जैसे ही पॉजिटिव इसको देखेगा तो अपनी तरफ एक फोर्स लगाएगा। फोर्स कितना लगता है सर? दो चार्ज के बीच में फोर्स लगता था K(Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। ठीक है। ये फोर्स की वजह से ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? थोड़ी देर बाद इलेक्ट्रॉन यहां से बेचारा मूव कर जाएगा कि चल भाई मैं तो तेरी तरफ आया, चल मैं तेरे पीछे पीछे दौड़ा आया। क्यों आया? क्योंकि फोर्स लगी यार, है ना। तो अगर ये स्टेशनरी होता तो क्या होता? ये इस न्यूक्लियस की तरफ चला जाता जहां पर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल कंसंट्रेटेड है। इसका मतलब ये रेस्ट में नहीं होगा। रेस्ट में नहीं होगा तो क्या करेगा? जैसे प्लेनेट रिवॉल्व करते हैं सन के अराउंड, सिमिलर मैनर के अंदर ये इलेक्ट्रॉन भी इस पॉजिटिवली कंसंट्रेटेड पार्ट के अराउंड क्या करेगा? रिवॉल्व करेगा। और जब भी कोई चार्ज पार्टिकल या यूं कहें कि कोई भी बॉडी रिवॉल्व करती है ना, तो उसके ऊपर एक एक्सेलरेशन आ जाती है सेंटर की तरफ, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बोलते हैं, जो कि कितना आ जाएगा बच्चा? v²/r, जिसकी वजह से एक फोर्स लगना स्टार्ट हो जाएगा। कितना? mv²/r। सर ये फोर्स कहां से आया? देख F = ma था, हाँ सर। फोर्स कितना लगा? K(Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। Q1 कितना है? मान ले इसके पास Z पार्टिकल थे जो अंदर बैठे हुए हैं पॉजिटिव फॉर्म में। Z क्या है? Z है एटॉमिक नंबर, यानी कितने पार्टिकल हैं Z, वो Z नंबर लिख दिया। एक पार्टिकल के पास चार्ज था E, तो Z के पास चार्ज कितना हो जाएगा? Ze। बाहर कौन है? इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज E, और उनके बीच का जो सेपरेशन है वो है R, उसका क्या कर देंगे? स्क्वायर। ये फोर्स आ गई। और फोर्स कितना होता है? मास इंटू क्या? एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन कितना आएगा? कोई पार्टिकल सर्कल में घूम रहा है तो उसकी एक्सेलरेशन आती है v²/r। इसकी वजह से ये चीजें बैलेंस हो जाएंगी। तो ये मोटी मोटी बात जो थी ये थी कि एटम के बारे में, जो हम लोग यूं कहें कि कंसंट्रेटेड फॉर्म के अंदर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल रहेंगे, बाहर क्या रहेंगे? इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। अब कुछ इसके साइज के बारे में भी उन्होंने स्टडी किया। साइज के बारे में कैसे स्टडी किया वो देख। अगर मैं इसको एक बार थोड़ा गायब कर दूं और मैं मेरी सहायक टीम से थोड़ी रिक्वेस्ट करूंगा कि एसी को थोड़ा सा टेम्परेचर डाउन कर दिया जाए, गर्मी ज़्यादा है, प्लीज़ थोड़ा कोऑपरेट करें मेरी सहायक टीम। चलिए देख, अब हम लोग जो बात करेंगे उसको थोड़ा सा अच्छे से समझ।
हम लोगों ने यहां पर इस रास्ते से, ये क्या है, वो वाला रास्ता जो न्यूक्लियस की तरफ जाए, जो किसकी तरफ जाए, न्यूक्लियस की तरफ। अगर इस रास्ते पर कोई अल्फा पार्टिकल जाएगा तो ये डायरेक्टली उसको फोर्स लगाएगा, यानी वो पलटी मार के वापस आ जाएगा। अगर थोड़ा इस रास्ते से जाएगा तो क्या होगा, इस रास्ते से जाएगा तो क्या होगा, और इस रास्ते से जाएगा तो क्या होगा। देखिए सारे रास्ते मैंने थोड़ा आइडिया आपको देने के लिए लिख दिए हैं। अगर मैं इसको नंबरिंग कर दूं कि ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये वाला फोर्थ है, तो देख अगर अल्फा पार्टिकल पहले वाले रास्ते से जाता तो क्या होता, शेर सामने खड़ा है तो डर बिल्कुल लगेगा, डर लगेगा तो क्या करेगा, यहां से पलटी मार के वापस आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। अब इसके अंदर डिफ्लेक्शन कितना हुआ, कितना एंगल डिफ्लेक्ट हो गया। एक्चुअल में जाना सीधा चाहिए था और पलट के वापस चला गया, इसका मतलब इसके बीच में जो एंगल का डिफ्लेक्शन हुआ वो 180 डिग्री हो गया। कितना हो गया बच्चा, 180 डिग्री, यानी वापस से उसी रास्ते पर दौड़ गया। अब जैसे ही मैंने थोड़ा डिस्टेंस बढ़ा दिया, किसका, मान ले अल्फा पार्टिकल इस रास्ते से जाता, अब इस रास्ते से गया तो अब इस न्यूक्लियस से थोड़ा डिस्टेंस बढ़ गया, डिस्टेंस बढ़ गया तो इसकी वजह से इस अल्फा पार्टिकल के ऊपर जो कि पॉजिटिवली चार्ज था उसके ऊपर फोर्स पहले के कंपैरेटिव थोड़ी कैसी लगेगी, कम लगेगी। कम लगेगी तो उसका डिफ्लेक्शन कैसा होएगा, कम होएगा। यानी अब ये 180 नहीं करेगा, थोड़ा उससे कम कर जाएगा, यानी अब ये 180 से थोड़ा क्या हो गया, कम, इस रास्ते से चला गया। ये एंगल जो बना, ये एंगल 180 से थोड़ा कम बनेगा। अब अगर मैं थर्ड पार्ट की बात करूं कि अल्फा पार्टिकल अगर इस रास्ते से जाता तो क्या होता, अब इससे डिस्टेंस और बढ़ गया, और बढ़ गया तो इसका इंपैक्ट, इस शेर का इंपैक्ट थोड़ा कम हो जाएगा, क्योंकि हम लोग उससे दूर से निकल रहे हैं ना यार, तो इसका इंपैक्ट कम हुआ तो इसकी फोर्स कम। अब इसकी वजह से डिफ्लेक्शन आएगा वो कम हो जाएगा। कैसे कम हुआ, देख जाना सीधा चाहिए था लेकिन चला इस डायरेक्शन में गया, यानी थीटा जो है वो पहले से और कम हो गया, डिफ्लेक्शन कम हो गया। अब जब फोर्थ पार्टिकल वाली लाइन की तरफ से अल्फा पार्टिकल जाएगा, जैसे इस लाइन से, अब तो शेर बहुत ज्यादा दूर है, तुम उसके बगल से निकलते हो तो ज्यादा डर है, और दूर बैठा हो तुम लोग उसकी तरफ देखते देखते ऐसे निकल जाओगे कि यार खाइयो मत, ऐसे ही करोगे। तो ये सिमिलर मैनर के अंदर यहां से जो अल्फा पार्टिकल था वो इससे डर तो रहा है लेकिन बिना डिफ्लेक्ट करे चला जाएगा, थोड़ा बहुत डिफ्लेक्ट कर भी गया तो कोई दिक्कत नहीं है। इससे ये चीज क्लियर होती है कि अल्फा पार्टिकल जितना दूरी से निकलेगा उतना उसका डिफ्लेक्शन कम आएगा। और ये जो सेंट्रल लाइन है, ये जो सेंट्रल लाइन है और अल्फा पार्टिकल जिस रास्ते से जा रहा है उनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस को इंपैक्ट पैरामीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चा, इंपैक्ट पैरामीटर। तो सबसे पहले इंपैक्ट पैरामीटर की बात कर ली। इंपैक्ट पैरामीटर, इंपैक्ट पैरामीटर है बी, ये होता है बेटा क्या, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन सेंट्रल लाइन एंड वेलोसिटी वेक्टर। जितना इंपैक्ट पैरामीटर ज्यादा होता जाएगा उतना डिफ्लेक्शन कैसा होता जाएगा, कम होता जाएगा। चलिए और देख, और देख, और देख, अगर हम लोग इसकी बात करें कि भाई जब अल्फा पार्टिकल सेंट्रल लाइन के अलोंग गया यानी इंपैक्ट पैरामीटर की वैल्यू 0 हो गई। हाँ सर, अब क्या हुआ, ये शेर से डर के इतनी डिस्टेंस से वापस आ जाएगा, शेर से डर के इतनी डिस्टेंस से वापस आ जाएगा। इस डिस्टेंस को बोलते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। मान कि अनजाने में तेरे को किसी ने धक्का दे दिया और तेरे को पता नहीं कि आगे शेर है, तो क्या करेगा, दौड़ा दौड़ा जाएगा, क्योंकि धक्का दिया किसी ने, काइनेटिक एनर्जी दे दी। अब जैसे ही तू शेर को देखेगा तो स्लो डाउन हो जाएगा, और क्या तुम उसी टाइम रुक जाएगा क्या, नहीं यार, तेरे पास काइनेटिक एनर्जी है जिसकी वजह से आपको थोड़ा उसको कम करने में टाइम लगेगा। किस में कन्वर्ट करने में, पोटेंशियल एनर्जी में। तो आप कुछ आगे चले जाएंगे मजबूरन, और जैसे ही आप रुके, रुकते ही आपने पलटी मारी और दौड़ना स्टार्ट कर दिया, आप उसके पास जाकर आए हैं। कितना पास गए उस डिस्टेंस को बोलते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। चल ये भी निकाल के देखते हैं। ये हमारे पास ZE पार्टिकल थे जो कि पॉजिटिव थे, कहां पर बैठे थे, न्यूक्लियस के अंदर बैठे थे, है ना, कंसंट्रेटेड फॉर्म के अंदर। और यहां से हमारा अल्फा पार्टिकल आया और ऐसे चला गया। ये डिस्टेंस कितनी है, R0। अगर मैं इस चार्ज की वजह से, ये कैसा चार्ज है, पॉजिटिव, इस चार्ज की वजह से R0 डिस्टेंस पर पोटेंशियल निकालू ना, तो पोटेंशियल का रिजल्ट कितना होता था बच्चा, KQ/R। तो पोटेंशियल आ जाएगा K, Q की जगह कितना चार्ज है, ZE डिवाइड बाय कितना, R। ये यहां पर क्या आया, पोटेंशियल, इस वाली जगह पर। और इस पोटेंशियल का मतलब है वर्क डन टू ब्रिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू द गिवन पॉइंट।
इस वाले पॉइंट पर अगर मैं 1 यूनिट चार्ज लेकर आऊं तो इतना काम करना पड़ेगा। बट अगर मैं यूं कहूं कि मैं लेकर कौन सा आ रहा हूं, अल्फा पार्टिकल, और अल्फा पार्टिकल के ऊपर चार्ज कितना है, प्लस का 2e, पहली स्लाइड के अंदर बात करी थी। अगर 2e चार्ज लेकर आया तो कितना काम करना पड़ेगा सर, 2e इंटू वहां का पोटेंशियल जो कि कितना आ जाएगा, KZE अपॉन कितना R, ये क्या आ जाएगी आपकी टोटल वर्क, और जो टोटल वर्क था वो कन्वर्ट हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी के अंदर। और ये पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट, अच्छा पोटेंशियल एनर्जी आई कहां से, काइनेटिक एनर्जी की वजह से। जो काइनेटिक एनर्जी थी वो किस में कन्वर्ट हो गई, पोटेंशियल एनर्जी में। कैसे कन्वर्ट हो गई सर, कैसे कन्वर्ट, ऐसे हुई कि दौड़ा दौड़ा जा रहा था, काइनेटिक एनर्जी थी, जैसे ही रुका, क्या वहीं पे रुके रहोगे क्या, नहीं, आप पलटोगे और दौड़ना स्टार्ट कर दोगे। अब दौड़ना क्यों स्टार्ट किए, क्योंकि आपके पास एक और एनर्जी आ गई थी जिसको क्या बोल दिया गया, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो ये पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर आ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी के बराबर, जितनी काइनेटिक एनर्जी दी गई थी। और इस एक्सपेरिमेंट के अंदर 5.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट काइनेटिक एनर्जी दी गई थी, जिसके अकॉर्डिंग ये जो डिस्टेंस थी ना आर नोड, ये आर नोड निकाली गई और आर नोड को बोला गया कि कितना आया, फर्मी मीटर में आ गया। फर्मी कितना होता है सर, किस में आया, ये 4 पॉइंट समथिंग इतना फर्मी मीटर आएगा, कैलकुलेट करेंगे तो सारी वैल्यूज पुट करके। और ये फर्मी का मतलब होता है 10 की पावर -15। फर्मी कितना होता है, 10 की पावर -15, इतना मीटर आ गया। अब इससे एक चीज जो उन्होंने बताई कि इसके रेडियस के साइज की बात कर ली, क्या करी वो देख, इसका जो एटम है उसका साइज और उसके न्यूक्लियस का साइज 10 टू पावर -10 मीटर और 10 टू पावर -15 मीटर। सर कौन सा बड़ा है, कौन सा बड़ा, कौन सा इनमें से, यार आपको ये लग रहा है लेकिन ये नहीं है, क्योंकि 10 की पावर माइनस है ना, ये स्मॉल है, यानी ये क्या आ जाएगा इसका, ये यहां की बात आ जाएगी, किसका, न्यूक्लियस का रेडियस आ जाएगा, ये रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, मैं यहां पर लिख देता हूं, ये किसका आ जाएगा, न्यूक्लियस का साइज। न्यूक्लियस क्या था, जहां पर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल कंसंट्रेटेड थे, और ये किसका साइज आ जाएगा, ये उस पूरे एटम का साइज आ जाएगा। ठीक है, तो ये रिलेशन दे दिया गया। ठीक है, अब इनसे जो जो कंक्लूजन निकले थे हम लोग सारी चीजें एक बार देख लें। देख सारी चीजें मैंने मोटी मोटी बता दी है कि काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, वहां से आर नोड कैसे निकालोगे वो सारी चीजें बता दी हैं, लेकिन यहां से ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनते। तो क्वेश्चन कहां से बनेंगे वो हम लोग अगले पार्ट के अंदर जो पढ़ेंगे उसके अंदर आएगा। अभी इसके अंदर देख लिमिटेशन क्या थी इसकी, किसकी लिमिटेशन बच्चा, बोर्स मॉडल की। या बोर ने सब कुछ अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया कि एटम न्यूट्रल है, इलेक्ट्रॉन रिवोल्व कर रहे हैं तो उसके ऊपर एक फोर्स लग रही है सेंटर की तरफ, Q1Q2/r², और अगर रुके रहते तो न्यूक्लियस की तरफ आ जाते, रुके नहीं है, क्या कर रहे हैं, रिवोल्व कर रहे हैं, जितने पॉजिटिव हैं उतने नेगेटिव हैं, मोस्ट ऑफ द स्पेस एम्प्टी है। ठीक है, और कंसंट्रेटेड फॉर्म के अंदर सेंटर पर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, जिसको क्या बोल दिया गया, न्यूक्लियस बोल दिया गया। ये सब पढ़ने के बाद अब यूं समझो कि क्लासिकल थ्योरी क्या कहती है। अगर हम लोग क्लासिकल थ्योरी की बात करें तो उसके अकॉर्डिंग अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल ना, कोई भी चार्ज अगर एक्सेलरेट करता है तो क्या करेगा, वहां से रेडिएशन निकलेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकलेगी। क्या निकलेगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, है ना। कब निकलेगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जब कोई भी चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट करेगा। ठीक है, अब इस वाले केस में इसका क्या मतलब है, इस वाले केस के अंदर इसका मतलब है, मैं तेरे को ये क्लियरली बता दूं कि यहां पर जो इलेक्ट्रॉन थे ना, एक अच्छा सा डायग्राम बना ले हम लोग ताकि थोड़ा सुंदर दिखे हमें, है ना। चल, यहां पर क्या थे बोल, पॉजिटिव पार्टिकल, और यहां पर कौन थे, इलेक्ट्रॉन्स। ये इलेक्ट्रॉन इस वाले ऑर्बिट के अंदर रिवोल्व कर रहे हैं, रिवोल्व कर रहे हैं। तो देख अब इसकी वेलोसिटी इधर है, हाँ सर, थोड़े टाइम बाद में वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, फिर वेलोसिटी की डायरेक्शन और चेंज हो जाएगी। हालांकि स्पीड तो कांस्टेंट है, बट वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है और एक्सेलरेशन आ जाएगा। एक्सेलरेशन क्या होता था, v फाइनल माइनस v इनिशियल बाय टाइम t। वेलोसिटी का चेंज बेशक डायरेक्शन में हुआ हो, वेलोसिटी चेंज तो हुई है ना, और अगर वेलोसिटी चेंज हुई है तो ये क्या कर रहा है, एक्सेलरेट, और एक्सेलरेट करने की वजह से यहां से क्या निकलेंगे, यहां से रेडिएशन निकलेंगे, किसकी फॉर्म में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फॉर्म में। और जैसे इससे रेडिएशन निकले तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी बाहर दे देगा,
अगर इसने खुद की एनर्जी बाहर दे दी तो इसके पास खुद के पास एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जैसे इसकी एनर्जी कम हुई तो अब ये क्या करेगा, अब ये इससे छोटे वाले रेडियस के अंदर दौड़ना स्टार्ट करेगा। कौन से रेडियस के अंदर, उससे छोटे वाले के अंदर, यानी अब इसका रेडियस ये वाला हो जाएगा। ठीक है, थोड़ी देर बाद में यहां पर फिर से क्या कर रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकलेगी क्योंकि एक्सेलरेट कर रहा है, फिर इसका रेडियस और छोटा हो जाएगा। फिर धीरे धीरे करते 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 ये इलेक्ट्रॉन कहां चला जाएगा, इस न्यूक्लियस के अंदर चला जाएगा। क्या ऐसा होता है, क्या नहीं होता, बट इसके अकॉर्डिंग होना चाहिए था। हाँ, और इस चीज को कौन एक्सप्लेन नहीं कर पाए, रदरफोर्ड। ये इनका ड्रॉबैक था। क्या ड्रॉबैक था, एक बार हम लोग इसको थोड़ा डायग्राम को अच्छे से बना लें ताकि आप अपने नोट्स भी प्रॉपर बना सको। मैं इसको सारे को इरेज कर देता हूं, चीजें मैंने एक्सप्लेन कर दी हैं। देख, ये जो इलेक्ट्रॉन था पहले इस वाले रेडियस के अंदर घूम रहा था, जैसे ही एनर्जी निकली तो इसका खुद का रेडियस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। धीरे 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 क्या करेगा बच्चा, उस न्यूक्लियस के अंदर चला जाएगा। और जैसे ही चला जाएगा तो चीजें बचेंगी नहीं। सपोज मेरे को सामने चेयर दिख रही है, ठीक है, और अगर मैं उस चेयर के ऊपर जाकर बैठने की कोशिश करूँ ना, तो क्या करूँगा, जैसे ही मैं उसकी तरफ जाऊँ इतनी देर में क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाएंगे, न्यूक्लियस के अंदर। क्या चेयर मेरे बैठने के लिए बचेगी क्या यार, नहीं बच पाएगी, है ना। क्या एक्चुअल में ऐसा होता है कि चेयर नहीं बचती, ऐसा तो नहीं होता। फिर इस थ्योरी के अकॉर्डिंग तो होना चाहिए था। हाँ, ये क्या बोला गया इसको, इसका ड्रॉबैक। अब दूसरी बात, जो यहां से जो रेडिएशन निकले ना, पहला ड्रॉबैक समझ आ गया कि स्टेबिलिटी को नहीं एक्सप्लेन कर पाए थे। दूसरे ड्रॉबैक की बात करूं तो जैसे जैसे इसका रेडियस कम होता जा रहा है, इसकी खुद की एनर्जी कम होती जा रही है, तो यहां से जो रेडिएशन निकल रहे हैं ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फॉर्म में जो रेडिएशन निकल रहे हैं, उनकी भी क्या वेवलेंथ कंटिन्यूअसली चेंज होती जाएगी। कंटिन्यूअसली देख, कंटिन्यूअसली चेंज हो रहे हैं तो वेवलेंथ भी कंटिन्यूअसली चेंज होती जानी चाहिए। हाँ, अगर वेवलेंथ कंटिन्यूअसली चेंज होती जानी चाहिए तो जो वेवलेंथ का जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनना चाहिए, कंटिन्यूअस बनना चाहिए। बट ऐसा नहीं था, वेवलेंथ का जो ग्राफ था वो कंटिन्यूअस ना बन के डिसकंटिन्यूअस बना, यानी एक वेवलेंथ यहां पर आ गई, दूसरी यहां पर आ गई, तीसरी यहां पर आ गई, मतलब उनके बीच में क्या आया, गैप आया। और ये इस चीज को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। चलिए, ये थी हमारी किसकी बात, रदरफोर्ड जी की बात। उसके बाद जो हमारा अगला पार्ट जो है वो किसका करने वाले हैं हम लोग, बोहर मॉडल के बारे में। चलिए करते हैं स्टार्ट। तो पहले तो पढ़ लें कि भाई बोहर मॉडल के अकॉर्डिंग क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं। देखो, बोहर मॉडल जो था उसकी बात करें तो एक बार थोड़ा सा मैं आपको यहाँ से पढ़ के बता देता हूँ ताकि हम लोग सारी चीज़ों को अच्छे से एक्सप्लेन करने लायक हो जाए। देख, उन्होंने बोला कि ठीक है, जो रदरफोर्ड जी ने बात बोली है सारी एक्यूरेट है। क्या कि सेंटर के अंदर न्यूक्लियस है, बाहर इलेक्ट्रॉन है, रिवॉल्व कर रहे हैं और उनको घूमने के लिए एक फोर्स की जरूरत है जो कि सेंटर की तरफ लगनी चाहिए। जो कौन प्रोवाइड करवा रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स Q1 Q2 बाय R²। ठीक है, और एटम के पास जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं उनको प्रोवाइड करवा दी फोर्स, और जितने पॉजिटिव है उतने नेगेटिव है। ये वाली बात सारी उन्होंने मान ली। अब दूसरी बात उन्होंने बोला कि जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं ना, मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ साथ के साथ ताकि आप इसको एक छोटा सा नोट्स के फॉर्म में बना लो, है ना। चलिए, मैं नोट्स की फॉर्म में भी इसको आपको रेडी करवा देता हूँ। देखो, पहला क्या था, किसकी बात कर रहे हैं, सबसे पहले बोहर्स मॉडल की। फर्स्ट में क्या बोला कि जो बात उन्होंने बोली कि इन्होंने, रदरफोर्ड ने सारी बात एक्यूरेट है कि सेंटर के अंदर न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रही है, न्यूट्रल है। ठीक है, अब दूसरी बात कि जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं ना बच्चा, वो किसी फिक्स ऑर्बिट में ही रिवॉल्व करेंगे। कहां रिवॉल्व करेंगे, फिक्स ऑर्बिट के अंदर। फिक्स ऑर्बिट इन द सेंस कि अगर इलेक्ट्रॉन यहां पर रिवॉल्व कर रहा है तो इसी ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा, इस वाले में रिवॉल्व कर रहा है तो इसी में रिवॉल्व करेगा, नीचे वाले में रिवॉल्व कर रहा है तो इसी में रिवॉल्व करेगा। ऐसा नहीं है कि ये कंटिन्यूअसली अपनी पोजीशन चेंज करता रहेगा, यानी फिक्स्ड ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व करेगा और उस फिक्स्ड ऑर्बिट के अंदर एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। सर एंगुलर मोमेंटम क्या है, इसको L से रिप्रेजेंट करते हैं। ये mv इंटू आर होता है। इसका बेसिक जो रिजल्ट होता था r क्रॉस p होता है, लेकिन उसकी ज़्यादा हम लोगों को अभी जरूरत पड़ने वाली नहीं है, इसलिए हम लोग इसको यहाँ से गायब कर दें। हम लोग सिर्फ इतना समझ लें कि एंगुलर मोमेंटम कितना होता है बच्चा, mvr। m इज द मास, v इज द वेलोसिटी, r इज द रेडियस, जिस रेडियस के अंदर वो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, जो कि क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। तो कितना आएगा, उन्होंने बोला कि ये NH/2 के बराबर रहेगा। मतलब ये जो mvr है NH/2 के बराबर रहेगा। यहां पर n क्या है, n है इंटीजर,
n की वैल्यू 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 1.5 नहीं हो सकती, ठीक है। अगर फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर है तो n1 ले लेंगे, सेकंड में है तो n2 ले लेंगे, थर्ड ऑर्बिट के अंदर है तो n कितना ले लेंगे, 3। अच्छा, मैं छोटा सा एक आइडिया लेता हूं। मान लो कि मैंने बोला कि mv इंटू r1, r1 का मतलब रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट, जो कि कितना आ जाएगा, रेडियस किस ऑर्बिट का लिया मैंने, फर्स्ट ऑर्बिट का, तो यहां पर n भी कौन सा लेना है, फर्स्ट ऑर्बिट का, और फर्स्ट ऑर्बिट के लिए n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 h बाय कितना, 2 पाई। और बात कर लें h की, h क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू 6.63 इंटू 10 टू पावर -34 जूल सेकंड होती है, ठीक है। और जैसे ही मैं MVR2 यानी सेकंड ऑर्बिट की बात करूंगा तो यहां पर n की वैल्यू 2 आ जाएगी, h बाय कितना, 2 पाई, ठीक है। ये सारी चीजें हम लोगों को कैलकुलेशन करने में मदद करने वाली है। तो ये दोनों चीजें आपको क्लियर हो गई, ठीक है। अब ये दोनों चीजें क्लियर हो गई तो अगली बात भी हम लोग कर लें। अगली बात में क्या बोला उन्होंने कि अगर इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में आएगा, कहां से कहां, हायर ऑर्बिट से कहां आएगा, लोअर ऑर्बिट में, मतलब यहां घूम रहा था, उसका मन करा कि नहीं मैं नीचे वाले ऑर्बिट में जाकर घूमूं, जैसे ही हायर से लोअर में आएगा तो उसको कुछ एनर्जी एमिट करनी पड़ेगी, कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी, यानी वो अपने यहां से एनर्जी को रिलीज कर देगा, ठीक है। तो क्या बोला कि अगर हायर ऑर्बिट से कहां आया, लोअर ऑर्बिट के अंदर, यानी E2 से E1, E2 मतलब फाइनल ऑर्बिट था, मतलब कोई बाहर वाला ऑर्बिट, और वहां से कहां आया, लोअर ऑर्बिट के अंदर, वो क्या कर देगा, वहां से कुछ रेडिएशन एमिट कर देगा, जिसकी एनर्जी कितनी होती है, h इंटू फ्रीक्वेंसी के इक्वल होती है, ठीक है। और अगर लोअर से हायर जाएगा तो इतनी एनर्जी उसको देनी पड़ेगी, यानी वो खुद लेकर जाएगा बाहर। जैसे एक एग्जांपल देखते हैं हम लोग इसको अच्छे से क्लियर करने के लिए। मैं इसको थोड़ा मिनिमाइज कर दूं, चलिए इसको थोड़ा मिनिमाइज कर देते हैं ताकि हम लोग थोड़ा स्पेस यूटिलाइज कर सकें। ये तो गायब ही हो गया, चलिए देख, अगर आप यहां तक पढ़ रहे हैं अच्छी बात है, चाय वाय पीनी है तो पीते रहिए साथ के साथ, क्योंकि भाई फिजिक्स चीज़ ही ऐसी है कि साथ साथ चाय पीने का भी मन कर जाता है, तो पीते रहिए, पढ़ते रहिए, है ना। और अगर यहाँ तक कोई दिक्कत है तो भी टाइप कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग उसको कंसिडर कर लेंगे, ठीक है। हमारी कोशिश ये रहने वाली है कि जितना करवाया जाए थोड़ा इजी वे के अंदर करवाया जाए, ताकि आप उसके क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर सको। खैर चलिए, अभी हम लोग वापस से ऑर्बिट बनाते हैं। देख, ये हमारे ऑर्बिट थे, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ऐसे करके हम लोगों ने ऑर्बिट बना लिए। यहाँ पर n की वैल्यू 1 ले ली, यहाँ पर n की वैल्यू 2 ले ली, और यहाँ पर n की वैल्यू 3 ले ली। अच्छा सुनो, मान लो इस वाले ऑर्बिट के अंदर, सेकंड ऑर्बिट के अंदर कोई इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सपोज मैंने एग्जांपल ले लिया, वैसे ही 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी से क्या कर रहा है, घूम रहा है। और ये जो थर्ड वाले ऑर्बिट के अंदर है, वहां पर जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है वो 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी से घूम रहा है। यहां पर एनर्जी कितनी है, 8, यहां पर कितना है, 10। अब इस 2 वाले का मन किया कि नहीं मैं तो बाहर दुनिया देखना चाहता हूं, दुनिया देखना चाहता हूं इन द सेंस कि मैं मेरा ऑर्बिट छोड़कर बाहर वाले ऑर्बिट की तरफ जाऊंगा। बाहर वाले ऑर्बिट की तरफ जाने के लिए इसको क्या चाहिए, इसको एनर्जी और चाहिए। कितनी चाहिए, यहां पर कितनी चाहिए, 10, और यहां पर इसके पास कितनी है, 8। कितनी और चाहिए इसको, 2। यानी अगर आपने 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी दे दी ना 8 वाले को, तो ये कहां चला जाएगा, थर्ड ऑर्बिट के अंदर, और थर्ड ऑर्बिट के अंदर घूमना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं एक्साइटेशन, यानी लोअर से कहां चला गया, हायर की तरफ, ठीक है। अब अगर मैं इस 10 वाले इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाले की बात करूं, जो कि यहां पर रोटेट कर रहा था n = 3, यानी थर्ड ऑर्बिट के अंदर जो रोटेट कर रहा था, उसका मन हुआ कि नहीं मैं अंदर जाकर देख के आता हूं कि क्या हो रहा है। बाहर से जैसे ही अंदर आएगा ना तो क्या होगा, बाहर तो 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी थी, अंदर कितनी चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अब इससे कम चाहिए, हाँ कितनी कम चाहिए, 2 कम चाहिए। तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी छोड़नी पड़ेगी, रिलीज करनी पड़ेगी। तो ये क्या कर देगा, एनर्जी रिलीज कर देगा, और यहां से कहां जाएगा, लोअर ऑर्बिट के अंदर। तो याद रखना, जब भी इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट के अंदर जंप करता है ना, तो एनर्जी रिलीज करता है कितनी, h फ्रीक्वेंसी के बराबर। और लोअर से हायर जाएगा तो एनर्जी लेकर जाएगा, एब्जॉर्ब करके जाएगा, कितनी, h फ्रीक्वेंसी के बराबर। इसको हम लोग डायरेक्टली करेंगे, चिंता मत करो, ये कंफ्यूजन में बिल्कुल नहीं रहने वाला कि कब लेगा कब देगा, छोड़ दो, है ना, ये मेरे पे छोड़ दो। हम लोग यहां से समझ चुके हैं सारी बातें। अब हम लोग बात करें कि यार ये जो बल्ब हुआ करते थे हमारे, ये बल्ब कैसे जलते थे।
बल्ब के जलने का कारण क्या था, कैसे जलते थे? बल्ब कैसे जलते थे तो समझ, आपने यहां से जैसे इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई दी ना, जैसे इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई दी तो इन्होंने क्या करा, एनर्जी गेन कर ली। जैसे ही एनर्जी गेन कर ली तो यहां पर जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा था सेकंड वाले ऑर्बिट के अंदर, वो कहां जंप कर जाएगा, थर्ड वाले के अंदर। क्यों कर जाएगा? क्योंकि आपने उसको एनर्जी दे दी ना, किसकी हेल्प से, इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से। और जैसे ही यहां पहुंच गया, अब इसके अंदर रिवॉल्व करना स्टार्ट हुआ, बट इस एक्साइटेड स्टेट के अंदर ये स्टेबल नहीं है। स्टेबल नहीं है तो क्या करेगा, वापस से जंप कर जाएगा। वापस से कहां जंप कर जाएगा, जहां पहले था। पहले कहां था, सेकेंड ऑर्बिट के अंदर। और जैसे यहां जंप करेगा थर्ड से सेकेंड के अंदर, तो ये यहां से कुछ रेडिएशन एमिट कर देगा। और जो रेडिएशन एमिट करेगा कितना कर देगा, एच फ्रीक्वेंसी, और वही हम लोगों को लाइट की फॉर्म में दिखती है। अगर उसकी फ्रीक्वेंसी ऐसी है कि वो विजिबल रीजन की फॉर्म में आए तो हम लोगों को लाइट का कलर दिख जाएगा। ठीक है, चलिए, ये लाइट के होने की प्रोसेस थी। अब हम लोग इसके ऊपर बेस सारे क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं, क्या रेडियस आने वाला है, क्या सब चीजें हैं। चलो देख, जो इक्वेशन थी फटाफट देखें। पहली इक्वेशन क्या थी, पहली इक्वेशन थी सर के Q1 Q2 बाय आर स्क्वेयर इज इक्वल टू कितना होता है बच्चा, mv स्क्वेयर बाय आर। हाँ, जो किस किस के बीच में देख, यहां पर Ze पार्टिकल था पॉजिटिव का, और बाहर कौन था, इलेक्ट्रॉन था। इनके बीच में जो फोर्स लगेगी इतनी लगेगी के Q1 Q2 बाय आर स्क्वेयर। कितनी फोर्स लगी, के Q1 कितना है, Z इंटू ई, Q2 कितना है, E। सर प्लस लूं या माइनस लूं, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज तो नेगेटिव है। सिंपल सी बात यह है कि हम लोग फोर्स की डायरेक्शन तो जानते हैं कि फोर्स इधर लगेगी, तो सिर्फ मैग्नीट्यूड लेना है, तो प्लस माइनस के झंझट में बिल्कुल भी नहीं पड़ना। डिवाइड बाय कितना, आर स्क्वायर इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर। अब बच्चों को कंफ्यूजन ये भी रहती है, सर ये मास किसका है, इलेक्ट्रॉन का है, प्रोटॉन का है, किसका मास है? तो देखो, ये कौन सी चीज है जो रिवॉल्व कर रही है, रिवॉल्व कौन कर रहा है, इलेक्ट्रॉन कर रहा है, तो ये मास किसका रहने वाला है, इलेक्ट्रॉन का रहने वाला है। ठीक है, अब इस इक्वेशन की बात करने के बाद मैं सेकंड इक्वेशन की तरफ चलूं। सेकंड इक्वेशन क्या थी, एम वी आर इज इक्वल टू एन एच बाय 2 पाई। ठीक है सर, दोनों इक्वेशन मेरे पास रेडी हो गई। और तीसरी इक्वेशन क्या था, E2 माइनस E1 इज इक्वल टू एच फ्रीक्वेंसी। बट इन दोनों इक्वेशन से हम लोग बहुत सारी चीजें अभी फाइंड आउट करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले तो इनको जैसे इक्वेट करा, आर स्क्वायर से आर कैंसिल आउट हो जाएगा। यहां पर कितना बच जाएगा, के जेड ई स्क्वायर, ये आर मल्टीप्लाई करके इधर ले जाओ, एम वी, वी स्क्वायर है ना, तो v इंटू वी कर दूं, और एक आर इधर चला जाएगा, एम वी आर इंटू वी, ये चीज बच जाएगी। ऐसा क्यों करा, देख आर से आर कैंसिल आउट, ये आर इधर शिफ्ट हो गया, ये पड़ा, और यहां पर v का स्क्वायर था तो 2 बार लिख दिया उसको। और ये एम वी आर क्या है, देख एम वी आर है एन एच बाई 2 पाई के बराबर, सेकेंड इक्वेशन से। तो एम वी आर की जगह क्या पुट कर दो, यहां से एम वी आर की जगह क्या पुट कर देंगे, एन एच बाय 2 पाई इंटू क्या, v। तो यहां से क्या v निकाला जा सकता है, हाँ, 2 पाई को इधर मल्टीप्लाई कर दो, 2 पाई के जेड ई स्क्वायर बाय एन एच, ये किसके बराबर आ गया, v के बराबर। देखो सही है ना, सुनो, 2 पाई कांस्टेंट टर्म है, k कांस्टेंट टर्म है, फ्री स्पेस के अंदर k की वैल्यू कितनी होती है, अगर पता तो फटाफट बता। फ्री स्पेस के अंदर k की वैल्यू कितनी थी, 9 इंटू 10 टू पावर 9। z क्या है कि कौन सा एटम ले रखा है, जैसे हाइड्रोजन एटम की बात करें तो हाइड्रोजन के लिए z की वैल्यू 1 रहती है। ठीक है, तो अभी हम लोग हाइड्रोजन की बात नहीं कर रहे, किसी भी पर्टिकुलर एटम के लिए रिजल्ट बना रहे हैं। ई क्या है, ये चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन का मैग्नीट्यूड था, जिसकी वैल्यू हुआ करती थी 1.6 इंटू 10 टू पावर -9। चलिए, एन क्या है, कौन से ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे हैं, एच क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट। तो यहां से तो मेरे को 2 ही चीजें ऐसी दिख रही हैं जो कि हम लोगों को नहीं पता, बाकी सारी चीजें तो कांस्टेंट है। ठीक है, तो v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके आ गया, z बाय n के। आपको इस चीज को याद रख लेना है। क्यों याद रख लेना है, कई बार आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि z इज इक्वल टू दे दिया 2, सपोज फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर इतनी वेलोसिटी है, बताओ थर्ड ऑर्बिट के अंदर कितनी वेलोसिटी होगी। तो आप क्या करोगे, ये सारी चीजें सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आपको डायरेक्ट इतना पता होना चाहिए v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, z बाय n। तो आप लिख देना v इज इक्वल टू एनी कांस्टेंट, कांस्टेंट को क्या c लिख दिया सपोज, है ना, या फिर k लिख दो, जो भी आपको अच्छा लगे। आपने एक कांस्टेंट लिख दिया, ये कांस्टेंट क्या है, ये बच्चे खुशी चीज क्या है, कांस्टेंट k z बाय n। ठीक है, अब पहले वाले एक पार्ट के अंदर वेलोसिटी दे रखी है, k हम लोगों को नहीं पता,
कांस्टेंट मान रखा था, और z की वैल्यू उसने दे दिया मान लो 2, और कौन से ऑर्बिट की बात कर ली, थर्ड ऑर्बिट की। तो यहां से क्या v और k का रिलेशन आ गया, हाँ। अब उसने बोल दिया कि ये तो वैल्यू पता है, अब v बताओ जब आपका ऑर्बिट कौन सा हो जाए, फिफ्थ ऑर्बिट हो जाएगा, z तो वही रहने वाला है, तो क्या ये दो इक्वेशन आ जाएंगी आपके पास, दोनों को सॉल्व कर लेंगे, आंसर निकल जाएगा, है ना। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं कि आपको ये v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल z/n पता होना चाहिए। चलिए इसको करते हैं इरेज और चलते हैं अगली बात पर, जिसको क्या बोलने वाले हैं हम लोग, रेडियस। अब सर रेडियस कैसे निकाला जाए, देख mvr इजिकल टू nh/2 था, हाँ। तो यहां से अगर मैं चाहूं तो रेडियस को लिख सकता हूं क्या, r कितना आ जाएगा nh/2 और m और v को डाउनवर्ड ले आऊं, ठीक है, mv को नीचे ले आया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब जैसे ही mv लिखा ना, तो अब ख्याल आया कि v की वैल्यू तो थोड़ी देर पहले निकाली थी, बिल्कुल, अब वो v की वैल्यू क्या एज इट इज यहां पर रख दें, ठीक है, देखते हैं, करते हैं कोशिश। मैं इसको v को हटा लेता हूं यहां से, चल भाई v को हटा दें, और v की जगह क्या रखना है, अभी जो वैल्यू निकाली थी हम लोगों ने, ये वाली वैल्यू पुट कर देते हैं v की, चल ये यहां पर पुट कर देते हैं, और जैसे ही मैंने ये वाली वैल्यू यहां पर पुट करी तो क्या आ जाएगा, देख ये NH पलटी करके ऊपर चला जाएगा, तो R कितना आ जाएगा, R की वैल्यू आ जाने वाली है, N और H ऊपर गया तो ऊपर कितना बच जाएगा, n² h² बाय 2 2 जा 4 π² m k z e², ठीक है। अब सारी चीजें कांस्टेंट है, सिर्फ दो चीजें वेरिएबल दिख रही हैं, एक तो आपका n है, दूसरा कौन सा है, z, तो r डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो गया, n² z के, ठीक है। ये सारी चीजें हम लोगों ने अच्छे से कवर कर ली हैं, ठीक। अब अगली बात ये आती है कि सर मेरे को r भी पता चल गया, v भी पता चल गया, तो क्या मैं काइनेटिक एनर्जी निकाल सकता हूँ। काइनेटिक एनर्जी निकाली जा सकती है, कैसे निकालेंगे, चलो मैं इसको थोड़ा मिनिमाइज कर लूँ, हम लोग स्पेस, आपको ये रिजल्ट याद हो जाए तो ठीक है, नहीं तो फटाफट निकाल सकते हैं हम लोग, है ना। एक्चुअल में हम लोग क्या करेंगे, दो इक्वेशन लिखेंगे और फटाफट उनके रिजल्ट फाइंड आउट कर लेंगे। चल, अब जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा था बाहर न्यूक्लियस के अराउंड, उसके पास कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी, हाँ सर, कितनी होगी, काइनेटिक एनर्जी होती है ½ m × v², ठीक है। पर क्या इसको किसी और फॉर्म से निकाला जा सकता है क्या, बिल्कुल निकाला जा सकता है। कैसे निकाला जा सकता है, अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने जो इक्वेशन लिखी थी, देखो ये वाली इक्वेशन दिख रही है, kze²/r = mv² आया था, कैंसिल करके। अगर मैं इसी इक्वेशन के अंदर यहां पर ½ से मल्टीप्लाई इधर कर दूं 1/2 से, और 1/2 से इधर कर दूं, तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, तो ये ½ mv² क्या आ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है सर। इधर वाली चीज किसके बराबर आ गई, काइनेटिक एनर्जी के बराबर। तो क्या मैं काइनेटिक एनर्जी का रिजल्ट लिख दूं, कितना आ जाएगा, यहीं से देख लेना। इससे भी कर सकते हैं, इससे कैसे करेंगे, आप v की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, यहां से जो v निकाला था वो लिख दो, लेकिन मैं डायरेक्ट यहीं से कर लेता हूं। तो ये कितना आ जाएगा, kze²/2r, ये काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। अब r तो लिखना पड़ेगा ना, r की वैल्यू तो हम लोगों को अभी थोड़ी देर पहले निकाली थी, वो r अगर आप यहां पर चाहो तो लिख देना, नहीं तो थोड़ी देर रुक कर लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब दूसरी बात, काइनेटिक एनर्जी के बाद हम लोग अगली जो टर्म यूज करने वाले हैं वो है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी कितनी आती है, दो चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, वो होती है सर k q1 q2/r। और पोटेंशियल एनर्जी कैसी क्वांटिटी है, ये स्केलर क्वांटिटी है, तो इसका जो चार्ज है ना विद साइन रखना होता है। तो देखते हैं कि Q1 कौन सा है, देख Z × E, ठीक है, और Q2 कौन है, इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन बाहर रिवॉल्व कर रहा है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कैसा है, नेगेटिव का, माइनस की, डिवाइड बाय कितना R, ये क्या आ जाएगा आपका पोटेंशियल एनर्जी। तो यहां से पोटेंशियल एनर्जी की बात करी जाए तो ये कितना आ जाएगा, -kZe²/r, ठीक है। अब देखो काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, kZe²/2r, और पोटेंशियल एनर्जी कितनी आई, kZe²/r, यानी इसके अंदर थोड़ा सा डिफरेंस है, एक तो यहां पर 2 और यहां पर माइनस, ठीक है। खैर कोई ना, हम लोग इसको भी थोड़ा सा आगे और देख लें कि टोटल एनर्जी कितनी है, इनके रिलेशन बाद में सेट कर लेंगे। और मैं गुजारिश करूंगा मेरी सहायक टीम से कि थोड़ा सा पानी अगर मुझे पिला दिया जाए तो मैं थोड़ा एफिशिएंसी अपनी बढ़ा सकता हूं,
ठीक है, चलिए आप एक बार कोशिश करिए कि टोटल एनर्जी कितनी आएगी। इतने में थोड़ा सा पानी पी लूं भाई। थैंक यू सर। चलिए, तो टोटल एनर्जी कितनी आने वाली है? टोटल एनर्जी की बात करें, टोटल एनर्जी कितनी होती है? टोटल एनर्जी होती है सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी प्लस क्या? पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी कितनी थी? अभी निकाली थी, चुपचाप वहीं से उठा लेते हैं। तो ये रहा हमारा काइनेटिक एनर्जी का रिजल्ट, और इसको करते हैं यहाँ से कॉपी और यहाँ ले आए। क्या आ गया हमारे पास? काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अब अगली टर्म कौन सी है भाई? पोटेंशियल एनर्जी। बट पोटेंशियल एनर्जी है कैसी? नेगेटिव, तो कोई दिक्कत नहीं है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अब इसको उठाते हैं हम लोग और वहां पर कॉपी कर देते हैं। लो, ये किसका सम आ जाएगा बच्चा? काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का। देखो, इसमें पैनिक होने की जरूरत नहीं है। जो जो चीज़ें बोली गई है ना, आप अगर कॉपी पेन लेकर करोगे तो कोई मुश्किल नहीं है। अगर आप सिर्फ देखते रहोगे तो शायद हो सकता है कि कोई दिक्कतें आपको लगी रहेंगी। आप कोशिश करना कि लेक्चर को चलने दो और इसको अपने आप सॉल्व करने की कोशिश करें। टोटल एनर्जी को अगर मैं ई से लिख दूं तो ई कितना आ जाएगा? हाफ के जेड ई स्क्वेयर बाय आर माइनस के जेड ई स्क्वेयर बाय आर। इनमें से क्या कॉमन आ गया? के जेड ई स्क्वेयर कॉमन आ जाएगा। कितना बच जाएगा? और आर भी तो क्या है कॉमन, तो 1/2 माइनस 1, और 1/2 माइनस 1 कितना आ जाएगा? माइनस का हाफ, तो एनर्जी आ जाएगी माइनस हाफ के जेड ई स्क्वेयर बाय आर। ठीक है, टोटल एनर्जी कैसी आ गई? नेगेटिव आ गई। टोटल एनर्जी कैसी आ गई? नेगेटिव। ठीक है, और एक चीज और बड़ी इंटरेस्टिंग, ये देखो कि जो काइनेटिक एनर्जी थी वो कितनी थी? के जेड ई स्क्वेयर बाय 2r। के जेड ई स्क्वेयर बाय 2r, यानी सिर्फ एनर्जी जो है ना वो क्या है? माइनस किसका? काइनेटिक एनर्जी का। जो काइनेटिक एनर्जी आई थी उससे क्या है? नेगेटिव है। कभी एग्जामिनर आपको दे दे कि भाई इसकी काइनेटिक एनर्जी है इतना, सपोज काइनेटिक एनर्जी दे दी 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट सपोज, तो बताओ टोटल एनर्जी कितनी आएगी? टोटल एनर्जी कितनी आ जाएगी? टोटल एनर्जी कितनी आ जाएगी? माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। जो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू थी उसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, चलिए ये ऐसे करके आप सारी चीजें सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा सुन, ये चीज पता हो गई। अब उसने बोल दिया कि पोटेंशियल एनर्जी बताओ, तो टोटल एनर्जी इज इक्वल टू सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस क्या? पोटेंशियल एनर्जी। टोटल एनर्जी कितनी थी? -8। काइनेटिक एनर्जी कितनी थी? 8। और क्या पूछ लिया गया? पोटेंशियल एनर्जी। तो ये जैसे ही इधर आएगा तो कितना हो जाएगा? -8 और -8 माइनस का 16। ये क्या आ जाएगी आपकी? पोटेंशियल एनर्जी। सिंपल सिंपल सी चीज़ें हैं, आपको कई बार ऐसे एग्जामिनर पूछ लेता है तो ध्यान रखना है। चलिए इसको थोड़ा मिनिमाइज कर दें। टोटल एनर्जी आ गई आपकी। हाँ, टोटल एनर्जी आ गई तो एक काम और कर लें कि टोटल एनर्जी के अंदर आर की वैल्यू भी पुट कर दें। आर की वैल्यू कैसे पुट करेंगे? चलो मैं इसको थोड़ा साइड में शिफ्ट कर दूं। चलो जी, आर की वैल्यू कैसे पुट करेंगे? आर हम लोगों ने थोड़ी देर पहले निकाला था। अगर आप चाहो तो मैं उसको मैक्सिमाइज कर देता हूं, जो मैंने अभी निकाली थी वैल्यू। देखते हैं, देखो यहां से आर की वैल्यू देखो। आर कितना है? आर आया था हमारा, कहाँ निकाला था? इससे मिक्स हो गया है आर। ये देखो, एन स्क्वेयर एच स्क्वेयर बाय 4 पाई स्क्वेयर एम के जेड ई स्क्वेयर। और यही वाली वैल्यू अगर हम लोग क्यों ना यहाँ से कॉपी कर लें, एक यहीं से कॉपी करेंगे। खैर चलिए, उस कॉपी करने से पहले मैं इसको थोड़ा इरेज कर दूं। ये हमारी क्या आ गई थी? आपकी एनर्जी आ गई थी। और आर की जगह, किसकी जगह बच्चा? आर की जगह मैं क्या करूंगा? जो थोड़ी देर पहले हम लोगों ने आर निकाला था वो वाली वैल्यू पुट करने वाले हैं। कौन सी वैल्यू थी आर की? जो थोड़ी देर पहले निकाल के लेकर आए थे आर, उसको मैं कर रहा हूं यहां से कॉपी और यहां पर लाकर शिफ्ट कर दिया। ठीक है, देखो आप अपने आप कर लेंगे इसको, कोई दिक्कत नहीं है। यहां से हमारी क्या आ गई? एनर्जी। और एनर्जी कितनी आएगी? एनर्जी आ जाएगी के, माइनस तो था ही ऑलरेडी, के जेड ई स्क्वेयर बाय 2 एन स्क्वेयर एच स्क्वेयर। और जो चीज डिनोमिनेटर में वो पलट के ऊपर चले जाएगी। कितना आ जाएगा बच्चा? 4 पाई स्क्वेयर एम के जेड ई स्क्वेयर। आप कोशिश करना कि इसको खुद सॉल्व करें, इसके भरोसे मत रहें। मेरा काम है करवाना, मैं करवाऊंगा, लेकिन आप कोशिश करना कि इसको अपने आप करें। जितना आप अपने आप करोगे उतनी एफिशिएंसी बढ़ेगी, है ना? याद नहीं रखना इसको। चलो अब देखो, माइनस
अच्छा k कितनी बार है यहाँ पर, अच्छा पहले तो 4 को ले लेते हैं, 4 पाई स्क्वायर। अब किसकी टर्म लेकर आते हैं, k, एक और एक k, 2 बार है तो k स्क्वायर। z कितनी बार है, 2 बार, तो z स्क्वायर। e की पावर 2, e की पावर 2, तो e की पावर हो जाएगा 4, ठीक है। और क्या बच गया, m डिवाइड बाय कितना, 2n स्क्वायर h स्क्वायर। ये आपकी एनर्जी आ गई। अब मैं सारी चीज़ें गायब करके सिर्फ इस रिजल्ट को, एनर्जी के रिजल्ट को आगे फॉरवर्ड करूंगा, है ना। चलिए आगे किसको फॉरवर्ड करना है, एनर्जी को। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो आप देख लें, है ना। चलिए मैं नेक्स्ट स्लाइड के अंदर इसको ऐड कर दूंगा। चलो हमारी जो एनर्जी आई थी कितनी आई थी, मैं एक बार साथ के साथ पीछे वाली स्लाइड से देख लूँ कितनी आई थी। आप अपने आप कर लेंगे इसको, -4 पाई स्क्वायर के स्क्वायर जेड स्क्वायर, -4 पाई स्क्वायर के स्क्वायर जेड स्क्वायर e टू दी पावर 4m डिवाइड बाय 2n स्क्वायर एच स्क्वायर, 2n स्क्वायर एच स्क्वायर। ये आपके पास एनर्जी आ गई। अब हम लोग छोटा सा काम ये करते हैं कि हाइड्रोजन एटम की बात करते हैं, H एटम की। H एटम की बात करूं तो हाइड्रोजन एटम के लिए Z की वैल्यू कितनी होती है, 1, ठीक है। अब ये जो एनर्जी है ये किस में आएगी, जूल में आएगी, और मुझे चाहिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर। तो क्या करेंगे, 1.6 इंटू 10 टू पावर -19 जूल किसके बराबर होता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर। और ये वाली वैल्यू किसके बराबर होती है, E के बराबर। यानी अगर मैं इस सारे सेटअप को यानी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइड बाय 1.6 इंटू 10 टू पावर -19 कर दूं तो ये किसके बराबर आ जाएगा, जूल के बराबर। तो जहां पर जूल दिख रहा है वहां पर ये वाली चीजें पुट कर दो। ये जैसे ही पुट करूंगा तो क्या हो जाएगा, मैं यहां से इसको इरेज करके ये वाली चीज यहां पर पुट कर देता हूं। चलिए यहां पर जैसे ही मल्टीप्लाई करा तो ये सारी वैल्यू किस में आ गई, इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर। अब देखना 4 पाई की वैल्यू हम लोगों को पता है, k की वैल्यू पता है, z कितना है हाइड्रोजन के लिए 1 है, और E की वैल्यू हम लोगों को पता है, m मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन कितना होता है 9.1 इंटू 10 टू पावर -31 किलोग्राम हम लोगों को आइडिया है उसका, 2 पता है, n को एक बार छोड़ देंगे और किसको h की वैल्यू हम लोग यहाँ पर पुट कर देंगे, और जो सारी कैलकुलेशन करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो आ जाएगा -13.6 बाय n स्क्वायर। n तो बच गया ना बच्चा, बाकी सभी की वैल्यू पुट कर दी और ये वैल्यू आ गई इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर। अपना सारा गेम अब यहां से स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। यहां से कितनी एनर्जी आई, -13.6 डिवाइड बाय n स्क्वायर, इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया, ठीक है। अगर मैं यूं कहूं कि n = 1 तो एनर्जी कितनी आ जाएगी, एनर्जी आ जाएगी -13.6 बाय n का स्क्वायर, n की जगह कितना है 1, 1 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 1, यानी वैल्यू आ जाएगी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और सेकेंड ऑर्बिट की बात करूं तो n = 2 तो एनर्जी कितनी आएगी -13.6 बाय n स्क्वायर, n की जगह 2 है, 2 का स्क्वायर करूंगा तो 4 आ जाएगा, और ये वाली वैल्यू आ जाएगी -3.14, यानी कितना आ जाएगा 3.4, इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट। n = 3 की बात करूंगा थर्ड ऑर्बिट के अंदर, किसकी बात कर रहा हूं मैं, हाइड्रोजन एटम की। क्यों कर रहे हैं हाइड्रोजन एटम की, क्योंकि हम लोगों ने z की वैल्यू 1 ले ली और बोहर ने जो बातें बताई थी वो हाइड्रोजन एटम के लिए ही बताई थी बेसिकली। तो हम लोग ये कितना लिख देंगे, -13.6 बाय 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, और ये आ जाएगा बच्चा -1 और 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। चलिए n = 4 की बात करूं तो एनर्जी आ जाएगी -13.6 बाय 4 का स्क्वायर, जो कि कितना आ जाएगा 16, जो कि आ जाएगा -0.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक। ये सब करने के बाद हम लोग इनको एक पैटर्न के अंदर सेट करते हैं। कैसे सेट करते हैं वो अभी सेट करके देखते हैं। इसको मैं मिनिमाइज कर लूं, सारी एनर्जी आप लोगों ने निकाल ली होगी, और अगर आपको ये चीज़ें अपने आप आ रही है तो आप इसको स्किप करके आगे चल सकते हैं, ठीक है। अगर आप ये चीज़ें अपने आप कर सकते हैं तो वेल एंड गुड है, ठीक है। ये हम लोगों ने n = 1 की बात कर ली, साथ के साथ लिखता हूं n = 1, एनर्जी कितनी है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और n = 2 पर कितनी एनर्जी थी, n जैसे ही 2 लिया तो एनर्जी आ गई थी -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब अगला ग्राफ प्लॉट कर ले एनर्जी का, n = 2 पर जो एनर्जी आई थी वो आई थी कितना -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और n = 3 की बात करें तो
यहां पर जो एनर्जी आएगी बच्चा वो आ जाएगी n इज इक्वल टू 3 पर -1.5 आया था, वो वाली वैल्यू भी हम लोग यहां पर पुट कर लेंगे। चलिए -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और n इज इक्वल टू 4 की बात करी जाए तो यहां पर एनर्जी आ जाएगी -0.8 है ना। चलिए यहां पर -0.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब देखो ये इलेक्ट्रॉन जैसे, अच्छा एक काम और देख, ये मैं यहां पर रफली डायग्राम बना रहा हूं, n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 3, ये ऑर्बिट में अलग अलग सेट कर रहा हूं। इस वाले ऑर्बिट के अंदर घूमने के लिए एनर्जी कितनी चाहिए, -13.6, अगले वाले के अंदर घूमने के लिए एनर्जी चाहिए कितना, -3.4, उससे अगले वाले ऑर्बिट के अंदर घूमने के लिए कितनी चाहिए, -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब देखो अगर इलेक्ट्रॉन n इज इक्वल टू 2 से n इज इक्वल टू 3 में जाना चाहे, या फिर 3 से 2 में आना चाहे, जैसे इलेक्ट्रॉन n इज इक्वल टू 3 से 2 में आएगा ना, तो हायर से कहां आएगा, लोअर, डी एक्साइट होगा। हायर से कहां आया, लोअर, और जैसे ही हायर से लोअर आएगा तो एनर्जी एमिट करेगा। अब क्वेश्चन पूछ लेते हैं कितनी एनर्जी एमिट करी, तो बिल्कुल नहीं घबराना, आपको इतना पता होना चाहिए कहां से कहां आया, बोल 3 से कहां गया, 2 के अंदर। जैसे ही 3 से 2 में आएगा तो क्या करेगा, हायर से लोअर आया, हायर से लोअर आया तो एनर्जी क्या करेगा, एमिट करेगा। कितनी एनर्जी एमिट करेगा, इनका गैप देख लो कितना है, किसका सर, कौन सा प्लस कौन सा, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी, सिर्फ गैप देखना है कितना है, 3.4 और 1.5, 3.4 माइनस 1.5, तो ये कितना आ जाएगा बच्चा, 9, और यहां पर 1.9 आया क्या, देखो कितना आ जाएगा, 2.9 आ जाएगा शायद, ये है ना, 14 माइनस 5 यानी कितना आ जाएगा, ये 9, और यहां पर बच गया आपका 2 माइनस 1 यानी कितना आ जाएगा, 1, तो ये आपकी वैल्यू जो आ जाएगी 1.9। इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपको एनर्जी रिलीज करनी पड़ेगी, ठीक है। अच्छा ठीक, अब किसी ने बोला कि आप एक काम करो, एक क्वेश्चन और करके दिखाओ जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन को कहां से कहां जंप करवाना है। इलेक्ट्रॉन को n इज इक्वल टू 1 से n इज इक्वल टू 4 पर लेकर जाना है। कहां लेकर जाना है, n इज इक्वल टू 4 की बजाय 3 ले लो, चलो n इज इक्वल टू कहां लेकर जाना है, 3। लोअर से कहां लेकर जाना है, हायर की तरफ, और जैसे ही इलेक्ट्रॉन लोअर से हायर की तरफ जाएगा ना तो एनर्जी लेगा, एब्जॉर्ब करेगा। लोअर से कहां गया, हायर, तो एनर्जी लेकर जाएगा। कितनी लेकर जाएगा, अच्छा 1 में कितनी एनर्जी थी, 1 में एनर्जी थी -13.6, 3 में कितनी एनर्जी है, 3 में एनर्जी है -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इनका डिफरेंस कितना हुआ, इनका डिफरेंस हो जाएगा 1, और ये कितना आ जाएगा 12.1, इतना क्या आ गया डिफरेंस। यहां से यहां भेजने के लिए इतनी एनर्जी आपको देनी पड़ेगी, किसको, इसको एनर्जी देंगे तो कहां चला जाएगा, ऊपर। थर्ड से फर्स्ट में आया तो इतनी एनर्जी रिलीज कर देगा। आपको सिर्फ इनका मैग्नीट्यूड देखना है कि डिफरेंस कितना है। अच्छा एक चीज और देख लेते हैं, अगर मैं बात कर लूं n इज इक्वल टू इन्फिनिटी की, इन्फिनिटी का मतलब बहुत दूर, यानी उससे दूर हो गया, न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया, तब एनर्जी कितनी आ जाएगी, -13.6 बाय n स्क्वायर, और n कितना है, इन्फिनिटी, इन्फिनिटी का स्क्वायर करेंगे तो इन्फिनिटी आ जाएगा, और एनीथिंग बाय इन्फिनिटी कितना होता है, 0। यानी अगर मैं एक ग्राफ और प्लॉट कर दूं जहां पर ऐसा लिख दूं कि यहां पर n की वैल्यू कितनी है, इन्फिनिटी है, तो यहां पर एनर्जी कितनी हो जाएगी, 0। अब कोई इलेक्ट्रॉन जो कि फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर था, कहां था, फर्स्ट ऑर्बिट में, और उसको कहां लेकर जाना है, इन्फिनिटी तक। इन्फिनिटी तक लेकर जाना है तो कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, फर्स्ट से कहां लेकर जाना है, इन्फिनिटी तक, तो एनर्जी तो लेकर जाएगा ना, कितनी लेकर जाएगा, यहां पर कितनी है 13.6, वहां पर कितनी है 0, तो डिफरेंस कितना हुआ 13.6 का। 13.6 देंगे तो कहां चला जाएगा, इन्फिनिटी पर, और जैसे ही वो इन्फिनिटी पर चला गया इसका मतलब वो उससे फ्री हो गया। इसको बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। क्या बोलते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है, वो वाली एनर्जी की इलेक्ट्रॉन ले और उससे क्या हो जाए, फ्री, बाहर निकल जाए। अब क्वेश्चन एक छोटा सा और देखते हैं, देखो एक क्वेश्चन करते हैं, उसके अंदर सारे कंसेप्ट हम लोग क्लियर करने की कोशिश करेंगे। देखो बोला कि फर्स्ट सेकंड एक्साइटेशन स्टेट से कहां चला गया, वो फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर आया,
फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर, तो एनर्जी लेगा या देगा, पहले तो यूं सुन, कहां है, एक्साइटेड स्टेट के अंदर, यानी ऊपर वाले ऑर्बिट के अंदर है। कहां आया, फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर, लोअर ऑर्बिट के अंदर आया, तो एनर्जी क्या करेगा, हायर से लोअर आएगा तो एनर्जी एमिट करेगा। कर दी, कितनी करेगा, सेकंड एक्साइटेशन स्टेट का मतलब समझना, इसके अंदर बच्चे अक्सर गलतियां करते हैं। सेकंड एक्साइटेशन स्टेट का मतलब ये नहीं है n इजिकल टू 2 -3.4 नहीं है। सेकंड एक्साइटेशन स्टेट का मतलब है, देख मान ले इलेक्ट्रॉन यहां पर था, फर्स्ट एक्साइटेशन स्टेट का मतलब यहां चला गया, सेकंड एक्साइटेशन स्टेट का मतलब यहां चला गया। कहां चला गया होगा, देख सेकंड एक्साइटेशन स्टेट का मतलब है n इजिकल टू 3, सेकेंड एक्साइटेशन स्टेट का मतलब क्या हो जाएगा, n इजिकल टू 3, n इजिकल टू 3 से n इजिकल टू कहां लेकर आना है 1, तो कितनी एनर्जी करेगा वो, एमिट करेगा। तो n इजिकल टू 3 पर एनर्जी कितनी है, n इजिकल टू 3 पर है -1.5 और 1 पर कितना है 13.6 माइनस का, इनका डिफरेंस ले लो, इतनी एनर्जी क्या कर देगा, एमिट कर देगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए अब उसके बाद हम लोग थोड़ी सी बात और कर ले कि इलेक्ट्रॉन जब हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट के अंदर जंप करता है ना, तो वहां से कुछ एनर्जी क्या करता है, एमिट करता है, और वो एनर्जी कितनी एमिट करेगा वो तो हम लोग निकाल चुके। अब सीरीज की बात कर लें, कुछ सीरीज हम लोगों को जाननी है, लेमन सीरीज, बाल्मर सीरीज, पास्चन सीरीज और ब्रैकेट सीरीज, उसके बारे में थोड़ा सा आइडिया ले लें। तो देखो भाई, थोड़ा सा इनको अरेंज कर लें। अगर कोई इलेक्ट्रॉन यूं कहें कि n इजिकल टू 1 में आए, कहां से आ रहे हैं, 2 से, 3 से, 4 से, यानी ऊपर वाले ऑर्बिट से कहां आ रहे हैं, फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर, ऊपर वाले ऑर्बिट से कहां आ रहे हैं, फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर, तो उसको बोलते हैं लेमन सीरीज। ठीक है, कहां से कहां आया, यानी 2 से भी 1 में आ सकते हैं, 3 से 1 में आ सकते हैं, 4 से 1, आना 1 में है, कहां आना है, 1 के अंदर। और फिर अगर इलेक्ट्रॉन सेकंड वाले ऑर्बिट के अंदर आ रहा है, ऊपर से, ऊपर बोले तो सेकंड के ऊपर, यानी 3, 4, 5 इनसे आ रहा है, कहां पर, सेकंड के अंदर, तो उसको बोलते हैं बाल्मर, बाल्मर सीरीज। ठीक है, और अगर इलेक्ट्रॉन कहां आ रहा है बच्चा, थर्ड वाले ऑर्बिट के अंदर, उससे ऊपर वाले ऑर्बिट से, तो उनको बोलते हैं पाश्चन, लेमन, बाल्मर, पाश्चन। और फिर अगर 4 में आया ऊपर वालों से, तो उसको बोलते हैं ब्रैकेट, पाश्चन, ब्रैकेट, ये याद रखना है। और उसके बाद अगर वो 5th के अंदर आया, कहां आया बच्चा, 5th ऑर्बिट के अंदर, 5th ऑर्बिट हम लोग यहां पर बना लें, ये रहा हमारा n इजिकल टू 5 वाली कहानी। कहां से आ रहा है n इजिकल टू 5 में, ऊपर वालों से, तो लेमन, बाल्मर, पाश्चन, ब्रैकेट और पी फंड लिखते हैं इसको। हम लोगों ने कैसे याद करा था, देख हमें क्वेश्चन करने से मतलब है ना, कैसे याद करा था ये कोई जरूरी नहीं है। हम लोग बोला करते थे ला भाई पिए ब्लेंडर प्राइड, ठीक है, क्वेश्चन करने, ठीक है, तो ये याद रख लेना। n इजिकल टू 1 में आया तो लेमन, 2 में आया तो बाल्मर, 3 में आया तो पाश्चन, 4 में आया तो ब्रैकेट, 5 में आया तो पीफट। ठीक है, अच्छा यहां से जो रेडिएशन निकलेंगे ना, उन रेडिएशन की हम लोग बात करने वाले हैं। कहां से, यहां से जो रेडिएशन निकलेंगे इंफ्रारेड के, कैसे निकलेंगे, इंफ्रारेड के। ठीक है, और इनकी बात करें तो इनसे जो रेडिएशन निकलेंगे अल्ट्रावायलेट और विजिबल। ठीक है, लेमन और बाल्मर की बात करें तो इनमें से जो रेडिएशन निकलने वाले हैं वो कैसे निकलेंगे, यहां से निकल जाएंगे अल्ट्रावायलेट की और यहां से निकल जाएंगे विजिबल रीजन के। ठीक है, ये थोड़ा सा आइडिया आपको रखना है, कर पाएंगे। चलिए अब एक लास्ट जो पार्ट इसका बचा हुआ है, जिसके अंदर हम लोग वेव नंबर निकालने वाले हैं। कौन क्या निकालने वाले हैं, वेव नंबर। चलिए करते हैं। आई थिंक टाइम कितना हो गया होगा, ज़्यादा टाइम हो गया सर क्या, 1 मिनट के लिए 1 आवर कंप्लीट हो गया। मैं थोड़ा सा पानी पी लूँ, इतने है ना, एक आवर कंप्लीट हो गया। तो सिर्फ 10 मिनट का और काम रहता है सर, है ना, इसको वापस से रिकॉर्ड नहीं करेंगे। चलिए हम लोग एनर्जी का जो रिजल्ट बना चुके थे वो देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो एनर्जी का रिजल्ट आया था वो कितना आया था, ये देखिए एनर्जी कितनी आई थी, -4 पाई स्क्वायर k स्क्वायर z स्क्वायर e टू द पावर 4m डिवाइड बाई 2n स्क्वायर h स्क्वायर।
और अगर हम लोग इसी को थोड़ा सा मॉडिफाई कर लें, है ना, मैं बाकी सारी चीज़ें एक साइड ले चलूँ, बाकी सारी चीज़ें एक साइड ले चलूँ और इसी को क्या कर लें हम लोग थोड़ा मॉडिफाई, तो थोड़ी चीज़ें हमारे लिए आसान हो जाएंगी। लो जी, देखो अगर इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में जंप करा तो क्या वहां पर ऐसा लिख दूं ई फाइनल माइनस ई इनिशियल, ऐसा समथिंग, ये किसके बराबर आ जाएगा, एच फ्रीक्वेंसी के बराबर। ठीक है, क्या आपको फाइनल ऑर्बिट के अंदर एन की जगह एन फाइनल लिखना पड़ेगा? बिल्कुल लिखना पड़ेगा। और इनिशियल के अंदर एन की जगह एन इनिशियल लिखना पड़ेगा, बिल्कुल। जैसे ही आप यहां पर वैल्यू पुट करोगे ना, तो आपके पास जो रिजल्ट आ जाएगा वो हम लोग लिखेंगे नहीं, एक बार छोड़ देता हूं मैं, ऐसे ही लिखना है। z की वैल्यू 1 पुट कर देना, यहां पर क्या आ जाएगा n फाइनल, है ना, और यहां पर क्या आ जाएगा n इनिशियल। ठीक है, बाकी एज इट इज ये चीजें, या फिर एक काम करते हैं फटाफट लिख लेते हैं, हमारे पास, मेरे को टाइम बचाने का एक तरीका याद आया कि हम लोग इसको टाइम सेव कर सकते हैं। कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले तो हम लोग इसको यहां से कॉपी कर लेते हैं। चलो जी, आ जाओ यहां पर, फिर इसको फिर से कॉपी कर लेते हैं, यहां पर रख देते हैं। चलो, अच्छा फाइनल की बात करूं तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहां पर n फाइनल आ जाएगा। ठीक है सर। और इनिशियल की बात करूं तो n इनिशियल आ जाएगा। ठीक है सर। अब इसमें से ये जब सब्सट्रैक्ट करूंगा, सारी चीजें कांस्टेंट बाहर आ जाएंगी, ये बचा कुचा चीज बाहर आ जाएगा। जैसे ही बाहर आएगा तो आपके पास जो रिजल्ट बच जाएगा वो कितना बच जाएगा, 1/n इनिशियल स्क्वायर माइनस 1/n फाइनल का स्क्वायर। और z की वैल्यू हम लोग ऑलरेडी 1 ले चुके हैं, यहां पर कितना बच जाएगा, 4 स्क्वायर k स्क्वायर। z की वैल्यू तो 1 थी, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। e⁴m डिवाइड बाय 2h स्क्वायर, ये किसके बराबर आ गया, h फ्रीक्वेंसी के बराबर। और फ्रीक्वेंसी को कितना लिखा जा सकता है, फ्रीक्वेंसी को लिख सकते हैं c/λ। ठीक है, अगर मैं इसको इधर ले आऊं h को, और c को भी नीचे ले आऊं, तो ये क्या हो जाएगा, देख, अगर h और c को वहां से नीचे ले आऊं तो चलो करते हैं, h को यहां से उठाते हैं और कहां ले आते हैं, नीचे, और c को भी यहां से उठाते हैं और कहां ले आते हैं बच्चा, नीचे। जैसे ही लेकर आऊंगा तो यहां पर कितना बच जाएगा, 1/λ। और ये जो वैल्यू दिख रही है आपको, इस वाली वैल्यू को बोलते हैं रिडबर्ग कांस्टेंट। क्या बोलते हैं, रिडबर्ग कांस्टेंट। तो 1/λ कितना आ जाएगा, देख ये डराने वाली बात है, लास्ट के अंदर जो रिजल्ट देखोगे तो बड़ा आसान है। ये सब चीजें डराने के लिए लिखी जा रही हैं कि आप डर जाओ, और आपको डरना नहीं है। तो क्या लिखा, 1/λ किसके बराबर आ गया, रिडबर्ग कांस्टेंट R इनटू, ये 4 रह गया क्या यहां पर, चलो इसको भी गायब कर देते हैं, किसका था देखेंगे बाद में, 1/n स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर। ये n कौन सा लिखें यार, देख यहां पर ये वाली चीज मेरे को क्या चाहिए, बड़ी चाहिए, बड़ी में से छोटी कम करनी है, और बड़ी चाहिए, इसका मतलब डिनोमिनेटर जो है वो कैसा होना चाहिए, छोटा। तो यहां पर n क्या लिख दूंगा मैं, छोटा, n छोटा उसका स्क्वायर, और यहां पर n कौन सा है, बड़ा उसका स्क्वायर, और कोई झंझट नहीं करना, सिंपल इतना रिजल्ट याद रखना है। 1/λ किसके बराबर आया, रिडबर्ग कांस्टेंट 1/λ कौन सा, छोटे वाला उसका स्क्वायर, माइनस 1/n किसका, बड़े वाले का स्क्वायर। जैसे छोटा सा एग्जांपल कि n इजिकल टू 2 से n इजिकल टू 5 में चला गया, n इजिकल टू 2 से कहां गया, 5 में, तो वहां से जो रेडिएशन की बात हो रही है वो उसका लैम्डा कितना है, तो आप लिखोगे 1/λ इजिकल टू कितना, r छोटा कौन सा है, देख छोटा कौन सा, 2, तो 2 का स्क्वायर कर दे, माइनस बड़ा कौन सा बोल, 5 का स्क्वायर कर दे। ये जो रिजल्ट आएगा ये उस लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी। हाँ, आर की जो वैल्यू है 1.097 इंटू 10⁷ मीटर इनवर्स, ये आर की वैल्यू है। ठीक है, आपको दे रखी होगी, एग्जामिनर आपको देगा, नहीं दे रखा होगा तो आप इसको यहां से आइडिया ले सकते हैं। यहां से आर की वैल्यू पता है, यहां पे सॉल्व करोगे तो आपका क्या निकल के आ जाएगा, लैम्डा निकल के आ जाएगा। अब आप कहोगे कि सर n इजिकल टू 2 से n इजिकल टू 5 की तरफ गया, यानी लोअर से हायर ऑर्बिट की तरफ गया। हाँ, लोअर से हायर ऑर्बिट की तरफ जाने का मतलब वो क्या करेगा, एनर्जी लेगा, यानी इतना लैम्डा एनर्जी जो लाइट है, इतने लैम्डा की रेडिएशन उसने लिए, तब वो कहां चला गया, ऊपर। अगर 5 से 2 में जाता तब भी ऐसी ही कैलकुलेशन करते, लेकिन सिर्फ लास्ट में क्या दे देते कि 5 से 2 में अगर गया है तो एनर्जी एमिट करेगा इतनी वेवलेंथ की। ठीक है,
चलिए ऐसे क्वेश्चन हो पाएंगे। अब इसके अंदर कई बार हम लोगों से ऐसा बोल दिया जाता है कि लेमन सीरीज के अंदर लैम्डा मैक्सिमम कितना होगा। सर लैम्डा का रिजल्ट तो अभी देखा, 1 बाय लैम्डा कितना था आर, 1 बाय एन कौन सा छोटा उसका स्क्वायर, माइनस 1 बाय एन कौन सा बड़ा उसका स्क्वायर, यही आता था। मेरे को लैम्डा कैसा चाहिए, लैम्डा चाहिए मैक्सिमम। अच्छा लैम्डा मैक्सिमम चाहिए तो फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा किसके बराबर होता है, सी के बराबर। लैम्डा मैक्सिमम चाहिए तो फ्रीक्वेंसी कैसी चाहिए, मिनिमम। फ्रीक्वेंसी कैसी चाहिए, मिनिमम। और फ्रीक्वेंसी मिनिमम चाहिए, इसका मतलब एनर्जी का गैप कैसा होना चाहिए, कम होना चाहिए। अच्छा एनर्जी का गैप कम कैसे होगा वो देख, ये देख लेमन सीरीज आ गई तेरी। लेमन सीरीज के अंदर कहां से कहां इलेक्ट्रॉन आ रहे थे, 2 से 1 में, 3 से 1 में, 4 से 1 में। अच्छा एनर्जी का सबसे कम गैप कहां है, जब 2 से 1 में आया। सबसे ज्यादा कहां है, जब इंफिनिटी से 1 में आया। तो सबसे कम गैप कहां हुआ एनर्जी का, 2 से 1 के अंदर। जब एनर्जी का गैप कम हुआ तो फ्रीक्वेंसी कम हुई, फ्रीक्वेंसी कम हुई तो वेवलेंथ ज्यादा हो जाएगा। तो अभी हम लोग क्या कंसेप्ट यूज कर लेंगे यहां पर, कहां गया हमारा टॉपिक, चलिए हम लोग कहां लिख रहे थे, चलो देखते हैं भाई, 1 मिनट रुको। हाँ ये रहा, ठीक है। तो हम लोगों को लैम्डा मैक्सिमम चाहिए था तो फ्रीक्वेंसी कैसे चाहिए थी, मिनिमम। और फ्रीक्वेंसी मिनिमम का मतलब एनर्जी मिनिमम। और एनर्जी मिनिमम कब आएगी, जब n इजिकल टू 2 से n इजिकल टू कहां आ जाए, 1 के अंदर। और n इजिकल टू 1 में ही तो आना है ना, क्यों आना है 1 के अंदर, लेमन सीरीज की बात कर रखी है ना। तो यहां से हम लोग वैल्यूज पुट करके 1 बाय लैम्डा निकाल सकते हैं। लैम्डा कैसा लिख देंगे, मैक्सिमम वाला। कितना आ जाएगा, r 1 बाय n छोटा, छोटा कौन है यहां पर 1 का स्क्वायर, माइनस 1 बाय n बड़ा कौन है यहाँ पर 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। तो ये कितना आ जाएगा 1 बाय लैम्डा मैक्स आ जाएगा बच्चा यहाँ पर r, ये कितना आ जाएगा 4 माइनस 1 यानी कितना 3 बाय r, सॉरी 3 बाय 4। तो यहां से लैम्डा मैक्सिमम की वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखोगे तो कितना आ जाएगा 4 बाय 3r। ये लैम्डा क्या आ गया, मैक्सिमम। और r कहां है, डिनोमिनेटर के अंदर। क्यों है डिनोमिनेटर के अंदर, आप जैसे ही कैलकुलेट करोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा। अच्छा अगर वो बोल दे कि लैम्डा कैसा चाहिए हम लोगों को, लैम्डा कैसा चाहिए भाई, सारी चीजें आ गई क्या, हाँ चलिए अगला क्वेश्चन और देखते हैं। अगले क्वेश्चन के अंदर लैम्डा मैक्सिमम की जगह उसने बोल दिया कि लैम्डा मिनिमम बताओ। लैम्डा मिनिमम कब आएगा, लैम्डा मिनिमम तब आएगा जब फ्रीक्वेंसी कैसी हो जाए, मैक्सिमम। और फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम कब आएगी, जब एनर्जी मैक्सिमम आ जाएगी। कहां लेकर आना है, लेमन सीरीज के अंदर। यानी एक तो n1 होना ही चाहिए, दूसरा n कौन सा होगा, उसके साथ वाला या बहुत दूर वाला। एनर्जी कैसी चाहिए, ज्यादा कब होगी, जब हायर ऑर्बिट से आएगा, हायर मतलब इंफिनिटी से। तो यहां पर n की वैल्यू इंफिनिटी ले ली जाएगी, एक इंफिनिटी और एक कितना 1। तो यहां पर लैम्डा कौन सा लिख रहे हैं बच्चा, मिनिमम। तो कितना आ जाएगा r n छोटा कितना है 1 माइनस n बड़ा कितना है इंफिनिटी। इसको सॉल्व करके देखोगे तो ये कितना आ जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा, ठीक है, ये 0 हो जाएगा। तो लैम्डा कितना आ जाएगा, लैम्डा मिनिमम आ जाएगा आपका 1 बाय r। कर पाएंगे, चलिए ये सारी चीजें करने के बाद अब हम लोग बात कर लेते हैं इसके ड्रॉबैक की। किसकी बात करेंगे, ड्रॉबैक की। किसके ड्रॉबैक भाई, ये हमारे बोहर्स जी ने जो मॉडल दिया था उसके ड्रॉबैक की बात कर लें। अच्छा उससे पहले एक चीज और मेरे को याद आ गई, एक चीज और देख लें। डी ब्रोगली का सेकंड पोस्टुलेट से क्या लेना देना था। देख जो बोहर ने सेकंड पोस्टुलेट की बात करी थी ना, वहां पर क्या बोला कि mvr इजिकल टू nh/2 पाई की बात करी, लेकिन ये चीज एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे कि ऐसा ही क्यों। इसके लिए डी ब्रोगली ने बोला, डी ब्रोगली ने पहले एक रिलेशन दिया था कि लैम्डा कितना होता है h/p। इन्होंने रिलेट करा था क्या कि भाई अगर रेडिएशन के पास दोनों नेचर हो सकते हैं, पार्टिकल और वेव, तो मैटर के पास क्यों नहीं, है ना, उनके पास भी दो नेचर हो सकते हैं। तो उन्होंने बोला कि जो इलेक्ट्रॉन रिवोल्व कर रहा है ना उसके पास दोनों नेचर होंगे। कौन से नेचर, वेव और पार्टिकल। मान ली पहले ऑर्बिट के अंदर रिवोल्व करा तो वो कितना चलेगा, जितना लेंथ चला वो लैम्डा के बराबर होगा, वेव लेंथ के बराबर होगा। और सेकेंड ऑर्बिट के अंदर चला तो कितना होगा बच्चा, लैम्डा की जगह कितना आ जाएगा 2 लैम्डा। देख ये लैम्डा और ये लैम्डा कितना हो गया 2 लैम्डा। अगर nth ऑर्बिट की बात करूंगा तो कितना चलेगा n लैम्डा। और उसका पाथ कैसा है, सर्कुलर इलेक्ट्रॉन का,
ये लेंथ किसके बराबर आनी चाहिए, एन लैम्डा के बराबर, और हम लोग इसका सर्कमफेरेंस जानते हैं जो कि कितना होता है 2 पाई आर, जो कि किसके बराबर दे दिया, एन लैम्डा के इक्वल। ठीक है, अब यहां से अगर मैं लैम्डा की बात करूं तो लैम्डा कितना आ जाएगा 2 पाई आर बाय एन। ठीक है, ये वाली वैल्यू चुपचाप यहां पर पुट करनी है। जैसे ही आप इस वैल्यू को यहां पर पुट करेंगे तो ये रिलेशन आपको निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तो इसके अंदर किसने हेल्प करी, डी ब्रोगली ने, क्या बताने के लिए, सेकंड पोस्टुलेट कहां से आया, क्यों आया, वो चीज। अब इसके ड्रॉबैक्स देखते हैं। चलो देख, सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये था कि ये हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक के लिए ही काम करता था, जिसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हुआ करते थे, 1 इलेक्ट्रॉन हुआ करता था। ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक था। फिर और बात करें तो ये नहीं एक्सप्लेन कर पाए थे कि जो रेडिएशन निकल रहे थे उसकी इंटेंसिटी कितनी होगी, और इन्होंने ये भी एक्सप्लेन नहीं करा कि कहां पर कितने इलेक्ट्रॉन रहने वाले हैं। ठीक है, चलिए ये छोटे छोटे इसके क्या थे, ड्रॉबैक्स थे, और इसी के साथ हम लोग इस चैप्टर को करते हैं खत्म, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। और अगर आपको ये सारे टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गए हैं तो यार कमेंट बॉक्स के अंदर टाइप करना मत भूलना। उससे क्या होगा, थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा यार, अगली वीडियो जो थोड़ा अच्छे से बनाने की कोशिश करेंगे। देख, मैंने कुछ नया नहीं करा यार, चीज़ें वही हैं, जितना आसानी से तेरे को समझा सकता था उतनी कोशिश करी है। ठीक है, बाकी आपके कमेंट्स इस चीज़ पर हावी होंगे कि हम लोग अगली वीडियो अच्छे मोटिवेशन से बनाएं। चलिए, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, और कोशिश करते हैं कि इसके PYQs लेकर आए। चलें, ठीक है, थैंक यू।